हेलो गाइस, दिस इज़ डिफेंस डीसी। जैसा कि हम पॉलिटी की महाराणा प्रताप सीरीज में 7 लेक्चर कवर कर चुके हैं और ये है लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम पूरी पार्लियामेंट की कमेटी, पार्लियामेंट के क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या होता है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज आपको बताऊंगा कि क्या पार्लियामेंट होती है, क्या लोकसभा, क्या राज्यसभा, जो भी आप संसद का नाम सुनते हो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर आप इन लेक्चर्स को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आपकी पॉलिटी की जो नॉलेज है वो काफ़ी एडवांस हो जाएगी। ये बात का तो मैं आपको दावा कर सकता हूँ। और अगर आप कोई इस चैनल पर नया है तो उसे मैं बता दूँ कि ये पॉलिटी की महाराणा प्रताप सीरीज़ हमने शुरू की है, जिसमें हम सारी बुक्स का एक तरह से निचोड़, असली में कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो लक्ष्मीकांत बुक में भी नहीं दे रखी हैं। मैं उससे भी ज़्यादा डेप्थ में जाता हूँ कई चीज़ों में। तो इसको आप फॉलो करिए और मैं जो भी बोल रहा हूँ सब कुछ आपको नोट करना है, चाहे नोट्स में लिखा हुआ है या नहीं। ये बात मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे लेक्चर की तरफ। ठीक है जी। पार्लियामेंट संसद, ये कहाँ पे आती है? पार्ट 5 के अंदर, आर्टिकल 79 से 100। इसको याद रखने की बड़ी ज़रूरत नहीं कि किस आर्टिकल से कहाँ तक है, लेकिन अभी आपको कुछ देर में, थोड़ी देर में खुद ही आर्टिकल याद होने लगेंगे। देखिए, आर्टिकल को ऐसे, जैसे मुझे सारे आर्टिकल ज़्यादातर याद है अपने दिमाग में कि वीटो पावर का 111, ये आप सब आपको भी याद हो जाएंगे अगर आप नॉर्मल रखोगे याद। समझ रहे हो बात को? अच्छा, चलिए बात करते हैं पार्लियामेंट है क्या। एक तरह की लेजिस्लेटिव विंग है, लेजिस्लेचर है, विधायिका है। विधायिका का मतलब होता है जो कानून बनाते हैं। तो पार्लियामेंट का मेन काम क्या है? कानून बनाना। अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को किस नाम से भी जाना जाता है? वेस्टमिंस्टर्स मॉडल। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ लेता है कि किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म को? यस, वेस्टमिंस्टर्स मॉडल। ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब आप जानते हो, इसमें पार्लियामेंट होती है, ऐसी फॉर्म जिसमें हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जो सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जो होते हैं, वो जाके बैठते हैं, वो वहाँ करते हैं कानूनों को पास। ये पार्लियामेंट का बेसिक सा काम है। तो पार्लियामेंट होती क्या है? क्या लोकसभा और राज्यसभा ही पार्लियामेंट होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। पार्लियामेंट या जो किसी भी देश की जो लेजिस्लेटिव विंग होती है, जहाँ पे पार्लियामेंट होती है, वो 3 चीज़ें होती है उसमें: लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। समझे क्या बात? इन तीन, कोई भी कानून जैसे लोकसभा से पास हुआ उसे दूसरी जगह से भी पास होना पड़ेगा, फिर लास्ट में प्रेसिडेंट साइन करेंगे, या स्टार्ट राज्यसभा से हुआ फिर उसे लोकसभा में पास होना पड़ेगा और लास्ट में प्रेसिडेंट। 3 चीज़ों से मिलकर ही पार्लियामेंट बनता है। अच्छा, पार्लियामेंट जो होती हैं, जैसे मैंने आप यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यसभा और यहाँ लिखा हुआ है कि लोकसभा। समझ रहे हो बात को? इनके नीचे इनके इंग्लिश नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट। ये क्या इनके इंग्लिश नाम है? राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। और लोकसभा को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल। इतना याद रखिए कि राज्यसभा को अपर हाउस, ये ऊंचा वाला हाउस है, और लोकसभा क्या है? लोअर हाउस है। लेकिन फिर भी पावर किसके पास ज़्यादा है? लोकसभा के पास, क्योंकि यहाँ पे हमारे द्वारा चुने हुए एमपी जाते हैं डायरेक्ट। वहाँ पे भी चुने हुए लोग हैं, लेकिन हम उनको नहीं चुनते राज्यसभा के एमपी को ज़्यादातर को। वो बताऊंगा मैं कैसे चुन के आते हैं, उस सब के बारे में भी बात होगी यहाँ पे। चिंता ना करिए, पूरी बात की जाएगी A to Z, किस तरह से एमपी आते हैं, क्या होता है। ठीक है जी। लेकिन हाँ, आपको याद रखना चाहिए, इनका जो इंग्लिश नाम है हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट ही बोला जाता था पहले इनको, लेकिन 1954 के बाद में लोकसभा और राज्यसभा इनका नाम पड़ा। हाउस ऑफ पीपल लोगों की सभा, लोकसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट्स की काउंसिल, राज्यों की सभा। समझ रहे बात? राज्यसभा। ऐसे करके कैसे भी करके आप याद रख सकते हो, जिस तरह से आपको सुटेबल लगे। अच्छा, तो पार्लियामेंट क्या है? कंपोजिशन ऑफ 2 हाउसेज एंड प्रेसिडेंट, दोनों हाउस प्लस प्रेसिडेंट। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 79। तो कुल मिला के पार्लियामेंट के कंपोजिशन के बारे में किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 79। इसे याद रखना है। 79 में कंपोजिशन दिया हुआ है। फिर दोनों हाउस के बारे में 79 के बाद 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। समझ रहे हो क्या बात? आर्टिकल 80 में तो राज्यसभा और फिर लोकसभा। राज्यसभा के बारे में क्या है? इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है, 250 लोग हो सकते हैं, लेकिन हैं असली में कितने? आप खुद गिन लो, 233 प्लस 12, 233। तो मैंने आपको बोला था ना कि प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। 233 से चुने हुए लोग राज्यसभा में, और 12 क्या है? प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट। इन चुने हुए में भी कुछ तो स्टेट के आएंगे, कुछ यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं। तो जो 3 यूनियन टेरेटरी ना, वहीं से आते हैं केवल, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। समझ रहे हो बात को? जैसे मैंने लिखा 225 कहाँ से आते हैं? राज्यों से, स्टेट से। समझ रहे हो क्या बात है? अच्छा, ऐसी लोकसभा में क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा कितनी है? 552।
500, कई लोग सोचते हैं 550 है, क्योंकि 104 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उससे 2 एंग्लो, मतलब पहले क्या है, लोकसभा में भी जैसे राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट होते हैं ना, ऐसे लोकसभा में भी दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 लोग को नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन जब जब से 104वां संविधान संशोधन हुआ है, सबसे लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 में हुआ है, मोदी जी ने इसको बंद कर दिया है कि अभी एंग्लो इंडियंस को अलग से किसी रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो 545 मेंबर चुन के आते थे उस वक्त, चुन के अभी 543 आते हैं, मतलब 2 वो कम हो गए, वो चुने क्या नॉमिनेट ही होते थे, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी 500 में। कई लोग सोचते हैं कि अब वो 2 हटा दिए तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी 2 घट गई होगी, मतलब 550 होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो 552 ही है, ऐसा इसमें बारे में थोड़ी चेंज किया है। अच्छा देखिए, ये स्टेट्स और यूनियन टेरेटरी को रिप्रेजेंट करती है, कैसे किस स्टेट से कितनी सीट जीत के आई हैं, राजस्थान से 25, यूपी से इतनी, ऐसे ऐसे करके रिप्रेजेंट करती है। लेकिन राज्यसभा में इस तरह का नहीं, राज्यसभा एक तरह से पूरे के पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, ऐसा करके बोल सकते हैं। अच्छा, और इसके बारे में अपन क्या जान सकते हैं? मैंने यहाँ पे आपसे बोला है कि भाई साहब सीट्स कुछ इस तरह 233 प्लस 12, 12 तो नॉमिनेट हुए, इलेक्टेड में देख लेते हैं 225 प्लस 8, 225 तो राज्यों से और 8 यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से। अच्छा, तो मैंने बोला है कि ओनली थ्री का मतलब 3 केंद्र शासित प्रदेशों से ही आते हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। अभी आपको पता है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य नहीं रहा है जम्मू कश्मीर। अच्छा, तो कुल मिला के 3 तो आते हैं दिल्ली से, 1 पुडुचेरी से और 4 जम्मू एंड कश्मीर से, हो गए ना 8। अच्छा, देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ रट रखा है, ये बस बार बार पढ़ने की आदत है कि मतलब याद हो गई ये चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। तो आप खुद सोचिए 1947 से लेकर 52 तक देश को कैसे चल रहा था। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, एक जनरल नॉलेज की बता रहा हूँ आपको, उस वक्त ही बताया था मैंने, वही मतलब संविधान बनाने का काम भी करती थी, और देश के लिए कोई कानून बनाना हो तो उस वक्त वो कानून ही बना देती थी। तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इन 5 सालों के दौरान 47 से लेकर 52 तक एक पार्लियामेंट की तरह काम करती थी, तब उसके जो हेड थे वो चेंज हो जाते थे, प्रेसिडेंट वो बन जाते थे उस वक्त GV मावलंकर। मैंने बता दिया है फैक्ट कि आपको कोई काम आ जाए तो समझ लो। चलो बात करते हैं मेन लोकसभा की। लोकसभा में 552 सीटें आपको पता है। देखिए 552 भी रिजर्वेशन है SC और ST का। कैसे? 412 जनरल की है ये, आपको याद रखना है। 84 SC, 47 ST। समझ लो बात, इतनी रिजर्व है SC और ST के लिए सीट, और 412 जनरल के लिए। ठीक है। अच्छा, लोकसभा की अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, इसका मतलब समझिए। जिस जगह चुनाव होते हैं, आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जब MLA के चुनाव होते हैं राज्यों के, तो वो छोटी जगह पे हो जाते हैं। एक ही जिले में कई सारी MLA की कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाती है। जैसे जिला अलग आ रहा है, उसके अलग अलग तहसीलें, उनको अलग जगह अलग तरह के लोग खड़े हो रहे हैं वहाँ पे MLA। लेकिन MP केस में देखा होगा आपको, बहुत मतलब कई सारे MLA की जो जगह है, मतलब बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एरिया जहाँ से पूरा MP लड़ता है एक चुनाव। ठीक है। तो सबसे बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया वाइज वो है लद्दाख। लद्दाख अकेली, लद्दाख से एक ही आदमी चुनाव लड़ता है। समझ लो बात को। अच्छा, सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? चांदनी चौक। चांदनी चौक छोटा है लेकिन वहाँ जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन पॉपुलेशन की अगर बात करें, पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है मलकाजगिरी, और मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। और अगर लक्षद्वीप में सबसे कम पॉपुलेशन वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से MP का चुनाव लड़ा जाता है। समझ रहे हो बात? ऐसे बता दिया है मैंने, थोड़ा फैक्चुअल डेटा भी याद होना चाहिए। अब बात करें लोकसभा में इलेक्शन कैसे होते हैं। लोकसभा में इलेक्शन होते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। आप कह रहे हो भैया हमने तो सिंपल से इलेक्शन होते देखे हैं। जो सिंपल आपका प्रोसीजर है ना, कि इतने सारे लोग खड़े हुए, वो है मेजोरिटी ऑफ वोट डिक्लेयर इलेक्टेड, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट हैं वो जीत जाता है। इसी सिस्टम को, मतलब जो मेजोरिटेरियन सिस्टम जो होता है, इसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। समझ रहे हो क्या बात? अच्छा, ये किसकी बात हो गई? लोकसभा के इलेक्शन की। लेकिन राज्यसभा में इलेक्शन कैसे होते हैं? राज्यसभा के इलेक्शन कहाँ से आते हैं? देखो आपने कभी राज्यसभा के इलेक्शन होते हुए नहीं देखे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, राज्यसभा के इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से ही होते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो जिस तरह प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं। लेकिन कहाँ से आते हैं वो लोग चुन के? भाई हमने तो कोई वोट डाला नहीं। जो राज्यों में जो विधानसभा होती है ना, जहाँ MLA चुन के जाते हैं, उन MLA लोग ही चुनते हैं। उन मतलब जो विधानसभा है उसी के बीच में लोग खड़े होते हैं, वो लोग वोट डालते हैं, वो भेजते हैं। तो कुल मिला क्या पता चला इससे? किसी स्टेट में एक विधानसभा से लोग चुन के इधर आएंगे। समझ रहे बात को? तो आप देखोगे कि कैसा होता है। जैसे भाई लोकसभा में तो जैसे BJP जीत गई, लेकिन अभी सभी राज्यों में अगर कांग्रेस सरकार बन जाती है, जैसे किसी और या BJP के अलावा किसी और पार्टी की सरकार बन जाती है,
तो हुआ क्या कि वो अपने वो भेजेंगे चुन के राज्यसभा में, वहाँ के एमएलए चुन के, तो राज्यसभा में किसकी मेजोरिटी हो जाएगी, किसी दूसरी पार्टी की। तो एक हाउस में तो भाई जीते हुए की हो गई, दूसरे में उसकी। फिर वो बिल को पास करने में अड़ंगा देते हैं, मतलब लोकसभा से कोई बिल निकला, राज्यसभा में उसे रोक दिया, लेकिन ज़्यादा दिन रोक नहीं सकते, लोग राज्यसभा की पावर लिमिटेड है। वो हम आपको बताएंगे किस तरह से बिल पास होता है, ठीक है, वो सब आपको बताया जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउस। इससे पहले देखो मेरी बात सुनिए आप, जैसे आपने यहाँ तक क्या देखा, एक चीज़ देखी, सॉरी, कि हमने देखा कि भाई साहब आर्टिकल 79 में तो कंपोजिशन दिया, 80 में ये, और 81 में लोकसभा के बारे में बता दिया, जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो भाई 81 के बाद फिर आर्टिकल 82 भी होगा, हाँ बिल्कुल है। तो आर्टिकल 82 में देखो क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है आर्टिकल 82 के अंदर ये दिया हुआ है, दिया तो ये हुआ है कि भाई साहब कि हर जनगणना के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना, मतलब किस एरिया जो है उसे बढ़ाया और घटाया जाएगा। मतलब क्या है, रीएडजस्टमेंट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी का। आपने देखा होगा कि कई जैसे पंचायत के चुनाव होते हैं, अब पंचायत समझाता हूँ कि आप देखते हो कि कई गांव पहले किसी और पंचायत में आते थे, अभी जुड़ के ये एक ही पंचायत हो गई है, उधर हमारी पंचायत में से एक गांव किसी दूसरी पंचायत में शिफ्ट कर दिया, वो पॉपुलेशन से कर देते हैं, एडजस्टमेंट करना पड़ता है उनको चुनाव के लिए। अच्छा, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन किया था इंदिरा गांधी जी ने 1976 में संविधान, उसमें क्या कर दिया था उन्होंने, एक सेंसस फिक्स कर दिया था 1971 का। यहाँ बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि भाई कई साउथ की स्टेट्स हैं जो जनसंख्या नियंत्रण पे बहुत अच्छा काम कर रही थी, कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि भाई अगर हमारी जनसंख्या, सीधी बात है, उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी तो वहाँ से एमपी की संख्या कम हो जाएगी, कम एमपी चुने जाएंगे वहाँ से, तो उनका रिप्रेजेंटेशन असली में लोकसभा में कम हो जाएगा सेंटर में, तो कहीं इस चक्कर में सभी लोग जनसंख्या बढ़ाने लग जाए। इसलिए इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, 42 संविधान संशोधन बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो है सेंसस के बाद एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, मतलब एक सेंसस फिक्स कर दिया कि 1971 के सेंसस के मुकाबले के जो हिसाब से ही किया जाएगा हर बार। मतलब आप लोग जनसंख्या कम कर सकते हो, आपके स्टेट का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी कम नहीं होगा। समझ रहे हो क्या बात को। एक आइडियल कंडीशन तो यही है ना भाई कि हर एमपी के मतलब हिस्से में बराबर लोग आने चाहिए, लेकिन अभी तक जो है वो 1971 का सेंसस क्यों चल रहा है, मतलब सेंसस मतलब होता है बेटा जनगणना। कहीं कोई हिंदी मीडियम वाला इतनी देर से यही नहीं समझ पा रहा हो कि सेंसस क्या है, और हम बखान करने लग रहे हैं सेंसस का। अच्छा, तो उन्होंने कितने साल के लिए किया था ये, सन 2000 तक के लिए ये किया था 42 संविधान संशोधन में। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2001 का किया था, उन्होंने 2026 तक के लिए इसी सेंसस को कर दिया। 1971 वाला सेंसस 2026 तक के लिए मानने हैं अभी 2026 में मुझे पता है इसे बढ़ा देंगे। समझ लो बात को, रीएडजस्टमेंट हो गया। अच्छा, ये एडजस्टमेंट करता कौन है भाई, रीएडजस्टमेंट करता कौन है, आर्टिकल 82 के हिसाब से कौन करता है, एक डिलिमिशन कमीशन बनाया जाता है, डिलिमिशन कमीशन बोलते हैं उसको, जिसका काम यही होता है। तो डिलिमिशन कमीशन ऐसा ही नहीं, स्टेट का भी डिलिमिशन कमीशन होता है, जो पंचायत के लिए जो इधर से उधर जो शिफ्ट कर देते हैं। पंचायत चुनाव तो भाई स्टेट का इलेक्शन कमीशन कराता है ना, सेंटर का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो बड़े चुनाव कराता है, जैसे राज्यों के चुनाव हुए, देश का चुनाव हुआ। लेकिन राज्यों के भीतर के जो चुनाव है, जैसे पंचायत का चुनाव हुआ, नगर पालिका के मतलब जो प्रधान वगैरह, इन सब चीज़ों के चुनाव हुए, ये सब कौन करवाता है, ये सब स्टेट का इलेक्शन कमीशन कराता है। तो स्टेट का डिलीमिशन कमीशन वो वाला काम करता है। समझ गए क्या बात को। अच्छा, आपको मैं एक बेसिक लेवल पे न्यूज़ मतलब इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो आर्टिकल 82 आपको समझ आ गया। आर्टिकल 83 की बात करें, देखिए थोड़ा धुंधला है, शायद गलती से फोटो अच्छा नहीं आया मुझसे, एडजस्ट करिए। देखो मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउस। आर्टिकल 83 इस बारे में बताता है कि दोनों हाउस कितने समय तक रहेंगे। देखिए आपको पता है कि लोकसभा जो है हर 5 साल में चुनाव होते हैं दोबारा, तो चुनाव से पहले लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है। तो लोकसभा क्या है, कंटिन्यूस चैम्बर नहीं है, मतलब कंटिन्यूस कहाँ है, हर 5 साल में दोबारा नई लोकसभा बनाई जाती है। मतलब लोकसभा तो वही है, उसके एक तरह से वो डिसॉल्व हो जाती है, पुरानी डिसॉल्व मतलब भंग हो जाती है। अच्छा, लेकिन राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, कभी डिसॉल्व हो ही नहीं सकता। तो इट इज़ अ पार्लियामेंट्री बॉडी एंड नॉट सब्जेक्टेड टू रिजोल्यूशन, कभी रिजोल्यूशन हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर क्या होता है भाई इसमें, 1/3 मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, हर 2 साल में 1/3 लोग आउट हो जाते हैं। समझ के देखिए, जैसे इसका मतलब क्या है, हर 2/3, जैसे एक आदमी बना, टोटल 6 लोग थे, एक आदमी इस साल बना, 6 और 5 उसके अलावा और हैं। ठीक है जी, ये समझते हैं हम। 6 में से 2 साल बाद कितने लोग हो जाएंगे आउट, मतलब 4 रह जाएंगे और दो निकल गए। 1/3 भाई, 6 का 1/3 कितना हो गया, 2 ही तो हो गए, 2 आउट हो गए। फिर लेकिन नए और 2 चुन के आएंगे उसी साल, फिर 2 आउट हो जाएंगे, फिर नए 2 चुन के आएंगे। समझ रहे हो बात। तो एक आदमी यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसका नंबर तीसरी बार में जाके आएगा। कोई नया नया आया उसे अगली बार तो रिटायर करेंगे नहीं, उसके बाद करेंगे जब वो पुराना आदमी हो जाएगा। तो असली में देखा जाए एक तरह से
तो लोकसभा का एमपी का जो कार्यकाल है वो कितने समय का होता है? लोकसभा का एमपी कब तक एमपी होता है? आपने सुना होगा 5 साल के लिए आदमी एमपी बनता है। लेकिन राज्यसभा का अगर कोई एमपी है तो वो 6 साल के लिए एमपी बनेगा। समझ गए ना? 2-2 साल करके अगर भाई 1/3 करके रिटायर करेंगे तो 6 साल हो गई ना टोटल, 3 बार में। अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छी रिलेक्शन हो सकता है। इसका मतलब क्या है? मतलब चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, एक बार आदमी एमपी होना है, दोबारा भी। आप देखें नहीं क्या, हर बार सेम के सेम आदमी खड़े हो रहे हैं, ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, इलेक्शन जो होता है उसमें आपने देखा होगा एक नोटा का सिस्टम आया 2014 से। अगर आपको कोई पसंद नहीं है, नन ऑफ द अबव, इसका मतलब होता है नोटा का नन ऑफ द अबव। जैसे एग्जाम में जो लिखा होता है इनमें से कोई नहीं, तो आप नोटा का सिस्टम कब से आया? 2014 से। एक वीवीपैट का सिस्टम होता है, 2013 से आया था वो। सबसे पहले कहाँ है? एक नॉक्सैन नाम की जगह, नॉक्सैन कोई डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड की, सबसे पहले। अब वीवीपैट का मतलब क्या होता है? देखिए, जब बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि भाई साहब कि उसमें धांधली हो रही है इलेक्शंस में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है सर। ये एक पार्टी का काम होता है। ऐसे हारने के बाद लोग दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया गया, सो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसको हैक कर लिया गया। तो इसमें क्या है, वीवीपैट का सिस्टम ऐसा आया कि आप जब वोट डालेंगे तो उसमें एक थोड़ी देर के लिए एक पर्ची बाहर आती है जिसमें पता चलता है कि आप किस पार्टी के लिए आपका वोट गया है, और तुरंत वो अंदर चली जाती है। ये सिस्टम को बोलते हैं वीवीपैट। ठीक है, ये कब से आया था? सबसे पहले 2013 में आया था, बस इतना याद रख लो आप, और को यार कुछ ज़्यादा वैसे इसको पूछेगा नहीं कर कोई। अच्छा, अब देखते हैं भाई लोकसभा में या राज्यसभा में जो एमपी खड़े हो रहे हैं, मतलब चुनने के लिए कुछ ना कुछ उनकी योग्यता तो होनी चाहिए ना। राज्यसभा के तो चलो अलग जगह खड़े होते हैं, लेकिन लोकसभा राज्यसभा दोनों ही जगह कुछ ना कुछ उनकी योग्यता तो होगी ना। तो उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 84। भाई देखो, समझ रहे हो ना, हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो कैसे एक एक स्टेप से सब कुछ बताया है। अच्छा, जैसे सबसे पहले एज के बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक बताई थी, लोकसभा और विधानसभा, राज्यों की विधानसभा, उसके लिए 25 एज है। राज्यसभा और विधान परिषद, उसके लिए कितनी एज है? कम से कम 30 की एज होनी चाहिए आदमी की। ठीक है, और क्या है? सिटीजनशिप, भारत का नागरिक होना चाहिए वो। और इसको देखिए, अदर क्वालिफिकेशन बाई पार्लियामेंट, और कोई अलग भी अगर क्वालिफिकेशन जो चाहिए होगी उसे पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है। तो क्या पार्लियामेंट ने कुछ क्वालिफिकेशन डिसाइड की हुई है? हाँ, सबसे पहले तभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1951 में बनाया था। उस वक्त पार्लियामेंट डिसाइड किया था। मतलब इसमें देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, आर्टिकल 84 में केवल ये लिखा है 30 की उम्र राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए 25 की उम्र, भारत का सिटीजन, और अदर क्वालिफिकेशन बाई पार्लियामेंट। यहाँ पे अब बहुत सारी, अब तो इनफाइनाइट क्वालिफिकेशन हो गई। मतलब अगर पार्लियामेंट बनाना चाहे कितनी क्वालिफिकेशन बना सकती है। तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना रखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, 1951 में आया था ये, उसमें लिखी हुई है क्वालिफिकेशन। अब उसके बारे में बताऊँ क्या है भाई। किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन में वोटर होना चाहिए वो आदमी, मतलब जो आदमी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वो कहीं ना कहीं वोट डालता हो, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी में कि वहीं से वो वोट डालता हूँ। मतलब मैं भले ही राजस्थान का हूँ, लेकिन मैं अगर एमपी के लिए यूपी की किसी जगह से भी खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन वोट डालना मैं भी एक वोटर भी होना चाहिए कहीं ना कहीं। अगर वहाँ किसी जगह एसटी की सीट आई है, एससी की सीट आई है, तो उसी के अकॉर्डिंग आदमी एससी और एसटी का होना चाहिए। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। जनरल का आदमी खड़ा होगा अगर एससी की सीट आई है तो। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, और देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में और क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको पहले सारी चीज़ें बता देता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में और क्या क्या है। जो आदमी खड़ा हो रहा है, नॉट फाउंड, मतलब ही शुड नॉट बी फाउंड गिल्टी इन इलेक्शन ऑफेंस, किसी भी इलेक्शन की प्रक्रिया में वो मतलब गिल्टी मतलब अपराधी घोषित न किया गया हो। मोर देन 2 ईयर प्रिजन, मतलब 2 साल से ज़्यादा किसी जेल ना हुई हो। लेकिन इसमें लिखा हुआ नॉट इन प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए मैंने आपको बताया था प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, मतलब नॉर्मल अरेस्ट कर ले जाना, सजा नहीं हुई है कोर्ट के द्वारा। ये होता है प्यूनेटिव डिटेंशन, प्यूनेटिव। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में नहीं, ये प्यूनेटिव के कि उसे सजा ना मिली हो। वैसे अगर पुलिस ने किसी बात पर हिरासत में ले लिया है सजा से पहले से, भाई पुलिस वैसे भी तो लेती है, किसी ने एफआईआर करवाई कि हाँ कैसे हमें उस पर शक है कि भाई आप ये काम कर सकते हो, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में नहीं है ये। जब उसे प्यूनेटिव डिटेंशन, मत एक तो यार मेरे मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है, मतलब जब प्यूनेटिव डिटेंशन, मतलब जब कोर्ट सजा सुना देता है तब जाके जो मतलब जो पेनल्टी जो लगी है उस पर एक तरह की पनिशमेंट, सॉरी हाँ प्यूनेटिव से मतलब पनिशमेंट जो उसे मिली है उसके अंतर्गत 2 साल से ज़्यादा की अगर उसे सजा हुई है तो वो नहीं लड़ सकता। अच्छा, मस्ट नॉट फेल टू लॉज एक्सपेंस, हर चुनाव में जो खर्चा होता है वो एक्सपेंस मतलब खर्चा जो होता है उसके बारे में रिपोर्ट सबमिट करनी होती है इन सबको। तो वो रिपोर्ट अगर सबमिट ना कर पाए, वैसे सब कर देते हैं खैर रिपोर्ट सबमिट, तो फिर कहाँ खर्चा किया है कितना किया है चुनाव प्रचार में। अच्छा, मस्ट नॉट हैव इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में उसकी हिस्सेदारी ना हो।
किसी ऐसी कॉरपोरेशन का एमडी ना हो जहाँ पे गवर्नमेंट का 25% ज़्यादा शेयर है। मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस और फॉर करप्शन, किसी भी सेवा से भ्रष्टाचार के लिए डिसमिस ना किया गया हो। समझ रहे हो बात को? ये बेसिक बेसिक सी जो चीज़ें, कुल मिला के करप्ट आदमी नहीं होना चाहिए। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। अच्छा, ये सब लिखा है। वो आदमी, एक तो हो गई ये क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के अंदर ये अदर क्वालिफिकेशन बाई पार्लियामेंट आया था, उसके अंदर इन्होंने एक अलग बना दिया। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन भी तो कुछ होती हैं। किसी आदमी को क्यों डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? डिस्क्वालीफाई क्या होता है? देखिए समझिए बात को। क्वालिफिकेशन तो होती है आदमी को चुनने के लिए, आदमी खड़ा कब हो सकता है। डिस्क्वालीफाई मतलब चुन चुका है, उसे हटा के रख सकते हैं। मतलब डिस्क्वालीफाई इन केस में उसे हटा सकते हैं। होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखी है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होती है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होती है कोई भी पोस्ट, समझ रहे बात को, कोई भी पोस्ट अदर देन एक तरह से मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा सरकार में कोई भी उसके पास ऑफिशियल कोई पद ना हो, सरकारी। प्राइवेट तो उसके पास बड़ी कितनी भी संपत्ति हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो बहुत लोग अमीर लोग खड़े होते हैं सर, समझ रहे हो। अनसाउंड माइंड या इंसॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड मतलब दिमाग, उसका दिमाग से कचरा ना हो, मतलब कोर्ट के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया हो। अपोजिशन वाले तो बोलते ही रहते हैं ये आदमी पागल है, मतलब अपनी अपोजिशन को तो हर कोई बुराई करता ही है। इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित ना हुआ, दिवालिया घोषित हो जाए अगर आदमी, तब भी उसे हटा सकते हैं। ये डिस्क्वालिफिकेशन चल रही है किस आर्टिकल के अंदर? देखिए आर्टिकल 84 बताया मैंने, उसके अंदर अदर क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट बताया था आपको। लेकिन फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आया था, उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन थी वो सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हो गई आदमी को चुनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। डिस्क्वालिफिकेशन मतलब उसको कैसे कैसे क्यों हटाया जा सकता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया घोषित हो गया हो कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अच्छा और देखते हैं, जैसे इफ़ ही हैज एक्वायर्ड वॉलेंटरी सिटीजनशिप, मतलब किसी और देश की अगर उसने स्वेच्छा से नागरिकता ले ली हो, सीधी बात है, भारत का नागरिक होना तो पहला ही काम है। अगर उसने भाई नागरिकता कहीं और की ले ली तो तुरंत वो एमपी से उसे हटा सकते हैं, ये काम। ठीक है जी, अच्छा। और इसमें लास्ट एक बार डिस्क्वालिफिकेशन का लिखी हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ये जो लाइन है ना इस आर्टिकल में हमेशा से नहीं थी, ये लाइन ऐड हुई है। किसने ऐड की है? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, तब जाके ये लाइन, जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलू कानून, हिंदी में नाम है इसका दल बदलू कानून। कोई ऐसा आदमी, अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब कोई आदमी को कब कब डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ग्राउंड डिफेक्शन के लिए भी डिस्क्वालीफाई उसको किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि डिफेक्शन क्या होता है। अच्छा, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ समझ लो, अगर किसी भी मामले में आदमी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, चाहे इलेक्शन लड़ने से पहले, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में के चक्कर में किसी को नहीं लड़ने नहीं दिया जा रहा, ठीक है, या मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में किसी को लड़ने नहीं दिया जा रहा है, या किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, ये आर्टिकल के तहत है ना, आर्टिकल 102। ये सब डिस्क्वालिफिकेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। किसके कहने पे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक्ट, मतलब इन ये दोनों जो उसे लगता है तो इन ऐसे मैटर में उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। लेकिन अगर जो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, दल बदलने के लिए जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है, ये प्रेसिडेंट नहीं करता, ये करता है जैसे, अब हाँ सुनिए बात को, इसका बताता हूँ आपको। मैंने आपको बताया शेड्यूल का मतलब क्या होता है। जब आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं, एक बहुत बड़ी, शेड्यूल को हिंदी में बोलते हैं अनुसूची, कोई बहुत बड़ी सूची मतलब लिस्ट अगर कोई ऐड करनी होती है तो बता देते हैं इस आर्टिकल में। जैसे उस जगह लिखने की जगह नहीं है इतनी बड़ी, भाई भरे थोड़ी देंगे, तो बोल देते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। फिर पता क्या चलेगा भाई कि कब कब डिस्क्वालीफाई होगा, तो उसके लिए लिख देते हैं कि 10 शेड्यूल है, इसके लिए अलग से 10 शेड्यूल। मैंने आपको बोला जब संविधान बना था तब केवल कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल। 9वां शेड्यूल आया, 10वां शेड्यूल, तो जो 10वां शेड्यूल आया था वो डिफेक्शन वाले इसी अमेंडमेंट की वजह से आया था। इसमें वो सब लिखा हुआ है कि एक आदमी को कब कब डिफेक्शन का केस लगेगा उसके ऊपर। डिफेक्शन मतलब दल बदलने का। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ 10 शेड्यूल में कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं, इनको आप नोट करना ही है, मतलब एक तरह से या दिमाग में रख लो। कोई आदमी जीतता है, मतलब किसी पार्टी से जीता है आदमी, एमपी बन गया है, लेकिन फिर बोले कि मैं पार्टी में नहीं रहूँगा, तो डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई आदमी पहले तो खड़ा होगा निर्दलीय, फिर उसने पार्टी ज्वाइन कर ली, खत्म। पार्टी ज्वाइन नहीं करी, अलायंस बना ले, अगर पार्टी ज्वाइन कर ली तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे कानून, मतलब कुल मिला के पार्टी बदलने का, आप समझ रहे हो ना, कुल मिला के कोई आदमी जीतने के बाद इधर से उधर पार्टी नहीं बदल सकता, समझ रहे हो। अच्छा, कोई आदमी जैसे, हाँ, जिनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट 12 मेंबर को, 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं ना, तो अगर उनको भाई नॉमिनेट होने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करना है तो 6 महीने से पहले ही कर लो। नॉमिनेट होने के 6 महीने के अंदर, 6 महीने बाद अगर नॉमिनेट करते होते हैं,
इसका मतलब है कि वो क्यों नॉमिनेट हो रहे हैं इस बार, मतलब सॉरी 6 महीने नॉमिनेट हो गए हुए, उनको 6 महीने हो चुके हैं, उसके बाद किसी पार्टी में जुड़े, तो शायद वो ये चाह रहे हैं कि ये पार्टी हमें दोबारा नॉमिनेट करवा दे, इसलिए पार्टी में जुड़ रहे हैं, इसलिए उसको डिस्क्वालीफाई। जुड़ना है तो नॉमिनेट होने के तुरंत ही बाद पार्टी में जुड़ सकते हो, ऐसे कुछ केस हैं। अब इस मामले में फैसला कौन करेगा, अब मैंने यही बता रहा था आपको, बाकी जो मामले उन सब में तो प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सब देखता है, ये आपको बता दिया। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10 शेड्यूल ये किसके द्वारा डिसाइड होगा, डिसाइडेड बाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मतलब अगर लोकसभा का एमपी है उसको डिसाइड करना है कि भाई इसने दल बदलू का मतलब दल बदला है, इसको कौन डिसाइड करेगा, लोकसभा के केस में तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, लोकसभा का स्पीकर लोकसभा के, और राज्यसभा के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, भाई चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अरे मतलब उनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वही। तो ऐसा बोला जाता है जब से ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया है तब से स्पीकर के पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई है। स्पीकर और चेयरमैन जो राज्यसभा के होते हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उनके हाथ में बहुत पावर दे दी है इसने एंटी डिफेक्शन लॉ ने। हाँ भाई दे ही दिए। लेकिन आपने देखा होगा कि अमित शाह जी पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो भाई जीतने के बाद मतलब वो कई जगह सांसद को खरीद लेते हैं, अपनी पार्टी में ऐड कर लेते हैं, तो कैसे ऐसा कैसे होता है। तो इस कानून में एक लूप होल है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक आदमी पार्टी बदलता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी पार्टी के 2/3 MLA उसको छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। तो अमित शाह जी किसी 1-2 को नहीं खरीदते हैं वो मतलब अगर उनको चेंज करवाना है इतने सारे लोगों को खरीदेंगे, 2/3 उस पार्टी के 2/3 लोग, समझ रहे हो बात को, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं वो इतने दिनों से। अच्छा अब बात करता हूँ, तो भाई ऐसे तो भाई फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो स्पीकर है या प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो शायद किसी से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसे डिस्क्वालीफाई कर दे, भले उसने डिफेक्शन ना किया हो। तो इसीलिए इसके ऊपर एक केस हुआ था, इस केस का नाम है किन्होतो होलान केस 1993 में। उसमें ये दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि डिसीजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन बी क्वेश्चनड इन सुप्रीम कोर्ट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कोई भी डिसीजन है, यही नहीं कोई भी काम, मतलब ये डिफेक्शन से रिलेटेड कोई भी काम है उसका, वो किसी ने डिस्क्वालीफाई, उसे कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है। लेकिन आपको पता ही होगा कि प्रेसिडेंट के बारे में तो हम स्पेशली पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 361 मैंने आपको बताया था कि भाई ये राइट टू इक्वलिटी का एक एक्सेप्शन भी है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर इनका कोई भी काम, यही किसी को डिस्क्वालीफाई करना ही नहीं, दुनिया का कोई काम ये कुछ भी कर देंगे, उसको अपनी ड्यूटी को एक्सरसाइज करने के लिए किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है, इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो प्रेसिडेंट को नहीं है, बस स्पीकर को तो जवाब देना भी पड़ सकता है कोर्ट में। ये है इस केस का मतलब, बस समझ रहे हो आपको, हमने कितने डिटेल में जाके इस बारे में चर्चा की है। तो भाई देखो, वैकेटिंग ऑफ सीट, लोकसभा की सीट को कब खाली माना जाता है, खाली कब मानते हैं, मतलब भाई एक मतलब हटा रहे हैं तो भाई खाली भी तो हो जाएगी सीट, तो किन किन केस में खाली हो सकती है। डबल मेंबरशिप, जब किसी ने मतलब कोई आदमी एक ही समय पर राज्यसभा में है और फिर उसने अपना हाउस चेंज कर लिया, मतलब राज्यसभा का सांसद था वो पहले से ही, लेकिन वो कहीं किसी सीट से लोकसभा के लिए खड़ा हुआ और जीत गया, तो एक तरह से वो लोकसभा का सांसद बन चुका है, लोकसभा का। तो इस तरह से क्या माना जाएगा कि भाई साहब लोकसभा के जो सांसद जैसे ही वो बने तो राज्यसभा में उनकी जो सीट थी वो अपने आप ही वैकेट मान ली जाएगी, सीट खाली हो गई तुरंत ही, मतलब डबल मेंबरशिप नहीं हो सकती। कोई आदमी का डिस्क्वालीफाई हुआ है, जैसे हमने अभी सारे प्रेसिडेंट ने डिस्क्वालीफाई किया या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने डिफेक्शन के केस में डिस्क्वालीफाई किया, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया मतलब उसकी सीट खाली, इस केस में भी सीट खाली हो सकती है। रेजिग्नेशन, कोई एमपी अगर अपने को रिजाइन कर देता है, इस्तीफा देता है किसी वजह से, तब भी खाली। एब्सेंट फ्रॉम मीटिंग फॉर 60 डेज, अगर 60 दिन तक बिना बताए कह रहा हूँ लगातार मीटिंगों में एब्सेंट हो रहा है, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई हटा सकते हैं, उस सीट को वैकेट माना जा सकता है। इफ़ ही बिकम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर, कोई एमपी है वो भाई साहब चुनाव में खड़ा हुआ, किसके चुनाव में, प्रेसिडेंट के में या वाइस प्रेसिडेंट के में या गवर्नर के में, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं, गवर्नर का कोई चुनाव नहीं होता, गवर्नर को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं या किसी प्रेसिडेंट ने उसे गवर्नर बना दिया और वो बन भी गया इन तीनों में से कुछ भी, तो वो एक ही मतलब कोई भी गवर्नर, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, एमपी रह ही नहीं सकता ना एमएलए रह सकता है, उसकी सीट अपने आप ही क्या मानी जाएगी, खाली। ये 4 केस, मतलब समझ रहे हो मैं कितना उसके लिस्ट से लिख के लाया हूँ, जितने भी केस हो सकते हैं आपके लिए। अच्छा अब बात कर लेते हैं ओथ एंड अफर्मेशन। और जब सब एमपी जीत जाते हैं, देखिए जब भी कोई एमपी जीतता है उसको एमपी इलेक्ट बोला जाता है, उसको एमपी नहीं बोला जाता। एमपी इलेक्ट मतलब ये आदमी चुना गया एमपी के लिए, जब असली में वो शपथ ले लेता है उसके बाद उसे एमपी बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी समझ तो आ रहा है ना, मैं इतनी देर से एमपी बोल रहा हूँ, एमपी मतलब माननीय सांसद जी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा तो पहली बात क्या है जी, सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहले क्या होता है, अब भाई शपथ वपथ दिलानी, सब लोग जीत जात के आए, ठीक है,
सबसे पहले स्पीकर नहीं है, सबको शपथ दिलाता है स्पीकर, लेकिन स्पीकर कैसे चुने? सबसे पहले प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है ओथ बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं? स्पीकर प्रो टाइम। प्रो टाइम का मतलब टेम्पररी एक प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और शपथ भी इसको कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट। इसको याद रखो। और एक प्रो टाइम स्पीकर। प्रो टाइम स्पीकर का काम क्या है? असली में कौन चुना जाता है? जो सबसे सीनियर मोस्ट है, कोई बूढ़ा आदमी जो होता है हॉल का, उसको चुन लेते हैं। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, उसको ओथ दिला दी। ठीक है। ओथ एंड स्पीकर मतलब ये क्या काम करवाएगा? ये अब करवाएगा सबसे पहले सबकी ओथ दिलाएगा, सब लोगों को, एक एक एमपी को बुला के। अच्छा, फिर जो मेन स्पीकर है उसके चुनाव भी तो करवाने। ये तो प्रो टाइम स्पीकर है, मतलब ऐसे ही चुन दिया है। उसके चुनाव भी कौन कंडक्ट करवाएगा? स्पीकर प्रो टाइम। लेकिन चुनाव के लिए जो डेट है वो कौन देता है? डेट बाई प्रेसिडेंट, मैंने स्पेशली लिखा हुआ है इसीलिए। अब खुद ही सोचिए, अगर मतलब संविधान किसने अच्छी तरह से बनाया है, उन्होंने ये बोला कि प्रो टाइम स्पीकर भले ही चुनाव करवाएगा। किसके? मतलब चुनाव ऐसे कोई बड़े नहीं है, बड़े सिंपल से छोटे से हाउस में बस स्पीकर का चुनाव करवाना है, वोट डलवा लेंगे कि कौन बनेगा। अच्छा, करवाएगा तो प्रो टाइम, लेकिन डेट, चुनाव की जो डेट है उसकी पावर किस दी है? प्रेसिडेंट को। कहीं प्रो टाइम स्पीकर का स्पीकर बनने का मन ही रहे और वो डेट ही ना दे। समझ रहे हो क्या बात को? अच्छा, फिर अब बात करें, तब जाके कोई असली प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनता है जब चुनाव हो जाते हैं, या स्पीकर बनता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर या स्पीकर। प्रिसाइड मतलब किसी मीटिंग को प्रिसाइड मतलब चेयर करने वाले आदमी, उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं। अब देखिए समझिए बात को। आपको हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बता दिया, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। सबसे ऊंचे तो भाई प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सेकंड नंबर पे बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा फिर मंत्रियों की वैल्यू होती है, रक्षा मंत्री और ये। लेकिन असली में इनके बीच में, इसमें लिखा हुआ मैंने, स्टेटस मोर देन कैबिनेट में। जो असली में लोकसभा का स्पीकर होता है ना, उसका स्टेटस कैबिनेट मिनिस्टर से भी ज़्यादा माना जाता है। सीधी बात है, कैबिनेट मिनिस्टर वही तो बैठे होते हैं, एमपी तो है लास्ट में, वो उनकी बात सुनेंगे। तो असली में इसका जो स्टेटस है, पीएम के बाद सबसे ज़्यादा स्टेटस इसी लोकसभा के स्पीकर का ही माना जाता है। अच्छा, अब हुआ क्या? अब लोकसभा की वो समझ लीजिए, लोकसभा में होता क्या है। लोकसभा में एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर भी का भी चुनाव होता है। किसके द्वारा चुनाव? इलेक्टेड बाई एमपी। एमपी चुनाव करते हैं, चुनाव होता है तो स्पीकर भी चुना जाता है, डिप्टी स्पीकर। इसमें लिखा हुआ मैं नॉट अ सबॉर्डिनेट। इसका मतलब देखिए बेटा, समझने की कोशिश, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है कि क्या ये एक सबॉर्डिनेट ऑफिसर है, ऑफिस है। सबॉर्डिनेट का मतलब है क्या उसके नीचे काम करता है डिप्टी स्पीकर? बिल्कुल नहीं। अगर स्पीकर बिल्कुल सही सलामत है, स्पीकर प्रिसाइड कर रहा है किसी मीटिंग को, तो जो अपना ये डिप्टी स्पीकर है, ये बस एक नॉर्मल वो है, क्या बोलते हैं उसे, नॉर्मल एमपी की तरह ही बैठा रहेगा हाउस में। तो एक तरह सबॉर्डिनेट ऑफिस नहीं है, उसका कोई भी काम नहीं करेगा कि वो बोले वो मेरी फाइल दो, मेरे काम नहीं। सबॉर्डिनेट ऑफिस नहीं है ये। केवल किस केस में? जब स्पीकर को बीमार हो जाता है, या स्पीकर को कुछ हो जाए या कुछ, समझ रहे हो बात को, तो उस केस में डिप्टी स्पीकर का पद बनाया है बस। लेकिन जब तक स्पीकर सही है तब तक ये बस एक एमपी ही है, इसलिए बोलते हैं कोई सबॉर्डिनेट नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट आदमी है। और एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन डिसाइड करते हैं, 10 से ज़्यादा लोगों का नहीं हो सकता। पैनल ऑफ चेयरपर्सन ये किस काम आते हैं? दोनों को ही कुछ हो जाए तो और भी 10 लोग डिसाइड कर लेते हैं टोटल। तो कुल मिला के इसको, लेकिन इसके लिए चुनाव नहीं होते, स्पीकर और डिप्टी इलेक्ट चुने जाते हैं। लेकिन जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है और भी बाकी सारे 10 जो 5-7 एमपी जो चुन लेते हैं, वो नॉमिनेट किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा। स्पीकर बोल देते हैं कि ये हो जाएंगे। अच्छा, अरे भगवान, इतना गंदा फोटो क्यों आया है? चलो तो तो यहाँ तक आपकी समझ आ गया ना। इससे आगे अगर देखें तो आपको पता होना चाहिए, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? डिप्टी स्पीकर को। बताया था ना, ये कोई सबॉर्डिनेट पोजीशन नहीं है। अपना रिजाइन करना है तो डिप्टी स्पीकर को रिजाइन कर दो, ठीक है। इसके बाद वो दोबारा चुनेंगे, लेकिन तब तक के लिए स्पीकर कौन रहेगा? डिप्टी स्पीकर स्पीकर बन जाएगा, जब तक नया स्पीकर नहीं चुन के आ जाएगा। समझ रहे हो क्या बात? अच्छा, वैन जॉइंट सेशन इन द, मतलब जब भी जॉइंट सेशन होता है, जॉइंट सेशन होता है उसे बोलते हैं जब लोकसभा और राज्यसभा साथ बैठती है। साथ क्यों बैठती है? अगर उसका भी केस है काफ़ी सारे, कि राज्यसभा अगर किसी बिल के लिए बिल को पास नहीं करती है तब जॉइंट सिटिंग होती है, राज्यसभा किसी बिल को मना कर देती है तब जॉइंट सिटिंग होती है, और राज्यसभा अगर किसी बिल को पास करने में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम लगा देती है तब जॉइंट सिटिंग होती है। इन 3 केस में ही जॉइंट सिटिंग होती है। किन केस में नहीं होती? एक तो मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग नहीं होती, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है उसके केस में। क्योंकि मनी बिल के केस में तो बस 14 दिन का टाइम होता है राज्यसभा के पास, पास करना है तो करो, नहीं तो अपने आप पास मान लिया जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी वो डिले नहीं कर सकते, पास करना ही पड़ेगा उनको। ऐसा है, उस केस में भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती। जॉइंट सिटिंग को बुलाता कौन है? जब भी कोई ऐसा केस होता है कि राज्यसभा पास नहीं कर रही, तो राष्ट्रपति जी ही जॉइंट सिटिंग को बुलाते हैं, ठीक है।
कैन बी रिमूव्ड बाई मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। 14 दिन का नोटिस देने पे, स्पीकर की बात कर रहे हैं ना, उसको हटाया कैसे जा सकता है? अगर मेजोरिटी मतलब होता है 50%, 50% मेजोरिटी से उसे हटाया जा सकता है। लोकसभा के मेंबर, केवल लोकसभा, लोकसभा के तो स्पीकर है तो इतना वो नहीं है, लेकिन ये मेजोरिटी एक स्पेशल टाइप की होती है, बोलते हैं अपन इफेक्टिव मेजोरिटी। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। केवल 2 ही जगह काम आती है, जब राज्यसभा के चेयरमैन को हटाना हो तब भी इफेक्टिव मेजोरिटी, मतलब राज्यसभा का चेयरमैन तो खैर आपको पता है कौन है, वाइस प्रेसिडेंट जी हैं। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का सिलसिला तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। स्टार्ट करो, 14 दिन का नोटिस दे के इधर से पास करो, उधर से पास करो, हट गए। इतना कोई टफ काम नहीं है राज्यसभा के उनको हटाना, लेकिन यहाँ पर हटाना थोड़ा टफ काम है। लेकिन जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर है उनको 50% की मेजोरिटी से ही हटाया जा सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताई दी। एक चीज़ याद रखनी, 14 दिन का जो नोटिस दिया जाता है, रिमूवल केस में ज़्यादातर 14 दिन का नोटिस ही देते हैं। जैसे राष्ट्रपति को हटाने से पहले भी 14 दिन का नोटिस है, स्पीकर को हटाने से पहले, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने से पहले, सबसे पहले 14 दिन का नोटिस ही चल रहा है ना। और भी हमने कई नोटिस पढ़े हैं, जैसे एक 2 महीने का नोटिस बताया था मैंने आपको, वो किस लिए दिया जाता है? मैंने आपको जो बोला था कि राष्ट्रपति जी पे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग या क्रिमिनल केस नहीं चल सकता, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग चल सकती है। कितने नोटिस के साथ? 2 महीने के नोटिस के साथ। ऐसे याद रख लेना चाहिए, यूपी छोटे छोटे ऐसे अंतर कर देता है, 14 की जगह 15 दिन कर देगा, उसी में वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप सोचोगे ठीक कुछ नोटिस तो था, ऐसा कुछ नहीं है, एग्जैक्ट थोड़ा डेटा याद रखना भी पड़ता है। अच्छा, ये आपको पता है बाई लोकसभा मेंबर हाफ ऑफ द प्रेजेंट स्ट्रेंथ, इफेक्टिव मेजोरिटी, इसलिए मैंने लिखा है। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। जब लोकसभा डिजोल्व होती है, भाई लोकसभा हर बार डिजोल्व तो होती है, लास्ट सेशन जो लोकसभा का होता है उसके बाद लोकसभा को भंग किया जाता है। क्यों? अगले चुनाव होने वाले होते हैं, उससे पहले लोकसभा को भंग किया जाता है, फिर नए चुनाव होते हैं, फिर वही पूरा प्रोसेस है, प्रोटेम स्पीकर स्पीकर दोबारा कंटिन्यू होती है 5 साल के लिए। समझ रहे हो क्या बात? अच्छा, लेकिन लोकसभा जब भंग हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्पीकर का पद खाली हो गया है। पद खाली का मतलब ऐसा नहीं कि वो सीट पकड़ के बैठा है, इसका मतलब स्पीकर स्पीकर ही बना रहता है एंड तक। कब तक? जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए याद रखना कि स्पीकर कभी भी आउट ऑफ सर्विस नहीं होता। लोकसभा भंग भी हो गई, वो तब तक रहेगा जब तक अगली लोकसभा नहीं बैठ जाएगी। समझ रहे हो बात? अच्छा, बात करें अगर राज्यसभा की राज्यसभा में आपको पता है चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं, एक डिप्टी चेयरमैन होता है और एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन। लेकिन वहाँ पे जो पैनल ऑफ स्पीकर जो था, पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो था, लेकिन वहाँ पे भी था पैनल ऑफ चेयरपर्सन जिसको नॉमिनेट किया था स्पीकर ने। यहाँ पे नॉमिनेट कौन कर रहा है? चेयरमैन। लेकिन इसको पता है क्या बोलते हैं? पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, क्योंकि चेयरमैन यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए इसका नाम थोड़ा सा अलग है, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। अच्छा, ये डिप्टी चेयरमैन भी सबॉर्डिनेट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। जब तक चेयरमैन साहब सही सलामत है तब तक ये बस एक दूसरा मेंबर ही है। उस केस में क्या था कि स्पीकर जो था मेंबर था, स्पीकर मेंबरों के बीच में ही चुना गया था। तो मेंबर तो स्पीकर उस वक्त भी होता है लोकसभा का, एमपी, लेकिन जो चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट साहब है, ये एमपी तो हो ही नहीं सकते। एमपी नहीं है इसका मतलब ये वोट नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को? वो वोट कर सकते हैं, लेकिन असली में दोनों की पावर एक जैसी है। वोट पहली बार में कोई कोई नहीं करता, कोई बिल पास होता है, लेकिन अगर दोनों तरफ बराबर वोट हो जाए अपना, फिर इस कास्टिंग वोट को डाल सकते हैं, लास्ट वोट एक तरफ करने के लिए मामले को, कि मैं किस तरफ वोट देना चाहता हूँ। समझ रहे हो? उसके बोलते हैं कास्टिंग वोट, अगर दोनों तरफ बराबर हो जाए। अब सुनो, इसमें लिखा हुआ है इफ ही इज एक्टिंग देन प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट देन कांट प्रिसाइड। ओके, इसका मतलब समझिए, चेयरमैन वही तो आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट साहब ही हैं। प्रेसिडेंट को कुछ हो गया और ये वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो अगर ये प्रेसिडेंट बन गया है किसी कारण से, एक्टेड प्रेसिडेंट बन गया है, तो फिर ये लोकसभा का चेयरमैन नहीं रहेगा, फिर डिप्टी चेयरमैन काम करेगा, क्योंकि फिर प्रेसिडेंट बन गया ना वो। सॉरी, लोकसभा की, राज्यसभा को ऐसे संभाल थोड़ी करेगा। अच्छा, एक टर्म होती है लीडर ऑफ द हाउस, वो सीख लो। 2 हाउस हैं, दोनों के अलग लीडर होते हैं, लीडर ऑफ द हाउस बोलते हैं, लीडर ऑफ लोकसभा और लीडर ऑफ राज्यसभा। क्या कौन होता है? देखो, अगर प्रधानमंत्री, समझो बात को, अगर किसी हाउस में प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, जैसे मोदी जी अब लोकसभा से आते हैं चुन के और प्रधानमंत्री हैं, तो अपने आप ही मोदी जैसे प्रधानमंत्री जिस हाउस का है वो उस हाउस का लीडर अपने आप बन जाएगा। तो मोदी जी लोकसभा से, तो वो लीडर ऑफ लोकसभा कौन है इस वक्त? मोदी जी हैं। जैसे पहले मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से चुन के आते थे, तो लीडर ऑफ राज्यसभा कौन था उस वक्त? मनमोहन सिंह था। लेकिन अब अभी की बात करें, अभी लीडर ऑफ लोकसभा तो मोदी जी हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इफ पीएम इज एमपी ऑफ द हाउस देन ऑटोमेटिकली लीडर ऑफ द हाउस बन जाता है वो। अच्छा, लेकिन अभी की बात में अगर राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा में जो लीडर ऑफ द हाउस है वो है थावर चंद गहलोत, जैसे याद रख सकते हो। एक होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। देखिए, पहले तो एक अपोजिशन पार्टी होनी चाहिए,
बाकी वैसे तो खैर जीतने वाली पार्टी के अलावा सभी अपोजिशन पार्टी हैं, इनको एक दो सीट मिली है, लेकिन अपोजिशन के लिए ना 1/10 स्ट्रेंथ होनी चाहिए कम से कम, अगर खुद को सब मतलब असली अपोजिशन पार्टी बोलना है। अपोजिशन पार्टी के लिए भी संविधान में लिखा हुआ है कि 1/10 सीट तो कम से कम उसे मिलनी चाहिए टोटल सीट का। टोटल कितनी थी? 550, मतलब 55 सीट, कम से कम 55 सीट उसके पास होनी चाहिए पार्टी के पास। लेकिन अभी आपको पता चलेगा कि कांग्रेस जो है वही सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी, सबसे बड़ी अपोजिशन बोला है मैंने असली अपोजिशन नहीं बोला, क्योंकि असली अपोजिशन वो बन ही नहीं सकती। कांग्रेस को टोटल मिला के मिली थी बस 52 सीट, और कम से कम जरूरत है 55 की, सारी सीट मोदी जी ले गए। तो ठीक है चलो, इसलिए अभी कोई अपोजिशन पार्टी देने की फिर भी लीडर ऑफ अपोजिशन किया ही जाता है। तो लेकिन इसलिए राज्यसभा में तो कोई, सॉरी लोकसभा में तो कोई लीडर ऑफ अपोजिशन होगा ही नहीं, कांग्रेस जीत के नहीं आई, लेकिन राज्यसभा में अभी भी है लीडर ऑफ अपोजिशन। कौन है? मल्लिकार्जुन खारगे इनको बोलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। अच्छा, एक टर्म होती है विप। विप का क्या काम होता है? देखिए, अलग अलग पार्टी का अलग अलग विप होता है। कांग्रेस का विप अलग है, बीजेपी का विप अलग है, लोकसभा में राज्यसभा में विप किस लिए होता है? चक्कर है, ऐसे कोई बिल आया उसमें बीजेपी को वोट करना है, कांग्रेस वाले वोट डालेंगे, ऐसा नहीं है। तुम सोच रहे हो कि लोग अपनी मर्जी से वोट डालते हैं। अगर किसी ने कोई पार्टी ज्वाइन कर रखी है तो वो पार्टी जहाँ वोट डालेगी वहीं वोट डालेगा। विप का यही काम होता है, सबको बताना भाई कहाँ वोट डालना है, सबकी अटेंडेंस को इंश्योर करना। एक तरह से असिस्टेंट फ्लोर लीडर भी बोलते हैं इसको। अच्छा मैंने लिखा एवरी पार्टी, रूलिंग या अपोजिशन, सबके पास विप होता है अपना अपना। ऑल मेंबर आर सपोज टू फॉलो द डायरेक्शन, सबको जो डायरेक्शन दी जाएगी विप के द्वारा, नहीं तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा उसके लिए। अच्छा, अगर विप की बात किसी ने नहीं मानी ना तो वो भी डल बदलू कानून या डिफेक्शन लॉ के तहत उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। विप ने बोला यहाँ बिल डलेगा। आप सोच रहे हो फिर ऐसा क्यों है, लोग तो इंडिपेंडेंट नहीं। देखिए इंडिपेंडेंट अगर उनको लड़ना था तो फिर बीजेपी मतलब उसी पार्टी से चुनाव लड़के क्यों आए? कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, मतलब अगर कोई एमपी को बीजेपी की बात अलग नहीं लग रही लेकिन वो बीजेपी से है तो उसे बीजेपी के पक्ष में वोट डालना पड़ेगा। ये उसे पहले सोचना चाहिए था जब उसने बीजेपी से चुनाव लड़ा था। अगर उसे ऐसा नहीं करना है तो निर्दलीय चुनाव लड़ो, किसी ने रोका थोड़ी है। निर्दलीय भी तो खड़े होते हैं बहुत लोग, फिर जीत के जाओ और फिर जाके बीजेपी के साथ अलायंस बनाओ, पार्टी ज्वाइन मत करो, अलायंस बनाओ, तब जाके आप अपनी वोट कर सकते हो किसी भी तरह से। समझ रहे हो क्या बात? अच्छा बेटा देखो, मैं आपको पॉलिटी को इतने डेप्थ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब बहुत ही डेप्थ में, एकदम बेसिक लेवल पे। आपको कोई नहीं बता सकता, मैं कह रहा हूँ, कोई टीचर कोई कुछ नहीं, एक समझने वाली बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, इसलिए समझिए बात को क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मेरा गला खराब है। हाँ तो देखिए, जैसे बात करें बिल कैसे पास होता है। बिल को पास करने एक सेकंड एक चीज़ और देख लेते हैं। एमपी जो होते हैं उनको कुछ प्रिविलेज मिले हुए हैं। प्रिविलेज मतलब होता है कुछ एक तरह की, प्रिविलेज का मतलब यही होता है यार। प्रिविलेज मतलब प्रिविलेज को हिंदी में क्या समझाऊं? मतलब प्रिविलेज मतलब कुछ अलग से अधिकार मिले हुए हैं एक तरह से, कुछ फायदे समझ लो। हाँ कुछ फायदे हैं। तो कलेक्टिव प्रिविलेज है, कुछ उनके इंडिविजुअल प्रिविलेज हैं। कलेक्टिव प्रिविलेज का मतलब बताता हूँ, मतलब एक साथ कई सारे एमपीज का प्रिविलेज। देखिए, राइट टू हैव सीक्रेट मीटिंग, अगर एमपी चाहें तो कोई सीक्रेट मीटिंग रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि पार्टी कोई मना कर देगी या कुछ भी, ऐसे अलग किसी घर में या किसी में 4-5 एमपी अलग अपना कुछ अलग चला रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राइट टू गेट इन्फॉर्म्ड फॉर अरेस्ट और रिलीव, अगर उनको अरेस्ट करना है एक साथ कई लोगों को, ये सब तो उनको पूरा इन्फॉर्म करने का मतलब उनको पहले बताना पड़ेगा। अच्छा, राइट टू गेट पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, अगर उन्होंने कोई गलत काम कर दिया है, अपने प्रिविलेज का गलत फ़ायदा उठाया है तो उनको सजा भी मिल सकती है। नो कोर्ट कैन इंक्वायर द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस और एनी कमेटी। हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझिए। कोई भी कमेटी, मैंने आपको अभी कमेटी बताई थी, कैबिनेट कमेटी बताई थी और पार्लियामेंट कमेटी बताऊंगा अभी आगे, तो अगर कोई कोर्ट भी इंक्वायर नहीं कर सकता इनको, तो कुल मिला के हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? प्रेसिडेंट और गवर्नर के कामों को भी कोर्ट में नहीं पूछा जा सकता, और इनकी जो एमपी की जो प्रोसीडिंग्स और मतलब जो हाउस की जो प्रोसीडिंग है और किसी कमेटी की जो प्रोसीडिंग है उनको भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात है। क्यों करेंगे भाई? तुमने चुन के भेजा है लोगों ने, फिर वो काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सही कर रहे होंगे, ऐसा मान के चलते हैं। अगर नहीं तुमको अच्छा लगे अगले 5 साल में बदल देना। अच्छा, लेकिन मैंने आपको बोला था डिस्क्वालिफिकेशन का जो केस होता है, डिफेक्शन लॉ जो होता है, उसके केस में स्पीकर का जो डिसीजन है उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। किनोतो होलान केस 1993 का, अभी आपको बताया भी था मैंने, याद हो तो। अच्छा, अब उनके होते हैं कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेज, उनको देख लो। फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो कोर्ट, बाई फुल बिना रेस्ट्रिक्शन के फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपने देखा होगा ऐसी ऐसी बात बोलते थे, जम्मू कश्मीर के जो
MP होते हैं, पता नहीं गुलाम नबी आज़ाद क्या नाम था उनका, कुछ भी बोल देते थे देश के खिलाफ, कुछ भी बोलना है खिलाफ या पक्ष में जो भी है, कोई मिला के नॉर्मल लोग नहीं बोल सकते, लेकिन MP के पास फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अच्छा, रिफ्यूज टू गिव एविडेंस और बियर विटनेस, किसी चीज़ के लिए कोई एविडेंस देने से मना करना कि कहाँ देखा है, मतलब ये सब ऐसा कुछ वो नहीं है। दे कांट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग सेशन। देखिए पहले समझिए सेशन क्या होता है। सेशन होता है पार्लियामेंट की जो मीटिंग्स होती हैं, कई सारी मीटिंग्स का एक सेशन होता है, ऐसा मत समझना ना एक मीटिंग एक सेशन, एक सेशन के अंदर कई मीटिंग होती हैं। तो जब कोई सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता सेशन के दौरान। सेशन से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक, सेशन में तो अरेस्ट हो नहीं जाए, उससे 40 दिन पहले भी अरेस्ट नहीं हो सकता, 40 दिन बाद तक, इतना बड़ा इम्यूनिटी है उन्हें अरेस्ट के खिलाफ। अच्छा, यहाँ समझ आ गया आपके। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है। इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट में बिल पास है, पार्लियामेंट में कैसे किस तरह से बिल पास होते हैं उसको सीख लेते हैं। बिल क्या होता है, प्रपोजल टू मेक अ लॉ और एक्ट या लेजिस्लेशन। भाई कोई अगर कानून बनाए उसको बनाने का जो प्रपोजल है उसी तो बिल बोलते हैं। बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, दो तरह के बिल, देखिए बिल होते हैं दो तरह के, एक तो पब्लिक बिल, एक प्राइवेट बिल। समझिए बात को, पब्लिक बिल तो उसे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हम बोल रहे थे पब्लिक बिल को कौन लेके आता है, एक सेकंड चालू हो गया ना, यस, पब्लिक बिल को कौन लेके आता है, पब्लिक बिल तो किसी मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनके द्वारा। मतलब कुल मिला के बात क्या है कि अगर सरकार को कोई भी बिल लाना है तो वो अपने मंत्रियों के हाथों ही लाती है। अगर रक्षा से संबंधित कोई बिल है तो रक्षा मंत्री इसको प्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में, कोई गृह मंत्रालय के दायरे में आता है गृह मंत्री उसको प्रपोज कर देंगे, होम मिनिस्टर साहब। तो फिर प्राइवेट बिल क्या होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ इंट्रोड्यूस बाई एन MP। इसका सिंपल सा मतलब बस इतना है कि कोई भी बिल जो अदर देन मिनिस्टर किसी भी MP के द्वारा लाया जाता है, ऐसा नहीं कि किसी अपोजिशन पार्टी, नहीं, मतलब अपोजिशन, इसका मतलब क्या है, कोई अपोजिशन पार्टी का MP भी बिल ला सकता है और रूलिंग पार्टी के MP ला सकते हैं, लेकिन सारे बिल प्राइवेट मेंबर बिल में ही आएंगे, मंत्री के अलावा सब लोग। ऐसा नहीं कि अपोजिशन हो या रूलिंग हो, कोई भी अगर मंत्री के अलावा कोई अकेला MP कोई बिल को लाता है, बस मंत्री लाता है उसी को पब्लिक बिल बोलते हैं, बाकी सब प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं। अच्छा, इनके पास होने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि सरकार उनकी होती है, इसके पास होने के चांसेज भी बहुत कम होते हैं। अच्छा, इसको 7 दिन के नोटिस पर लाया जाता है, 7 दिन पहले नोटिस दिया कि हम ऐसा कोई बिल लाने जा रहे हैं, ड्राफ्ट बोला, अच्छा ठीक है इसको कम से कम 1 महीने का नोटिस चाहिए। ये इनमें बेसिक डिफरेंस है, मैंने आगे लिखा भी होगा, हाँ लिखा हुआ है देखिए पब्लिक बिल बस 7 दिन के दिन, प्राइवेट बिल 1 महीने का सिस्टम है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है एनी वन कैन इंट्रोड्यूस, कौन सी इंग्लिश लिखी है मैंने, अच्छा, ऑन 24 अप्रैल 2015 मिस्टर, व्हाट इज द नेम, मिस्टर शिवा, कोई MP थे, वो बिल लेके आए थे, राइट ऑफ ट्रांसजेंडर बिल। एक ही बिल पास हुआ है मेरे ख्याल से आज तक शायद पूरी हिस्ट्री में, 2015 में लाया गया था, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल पास हो ही नहीं सकता। सोचिए प्राइवेट मेंबर कोई लेके आएगा, अपोजिशन पार्टी का हो, देखो रूलिंग पार्टी तो लेके ही क्यों आएगा कोई MP, क्योंकि उनको कोई अगर बिल लाना होगा तो अपने आप ही किसी मंत्री से करवा देंगे, वो तो पब्लिक बिल ही लेके आएंगे। अपोजिशन पार्टी वाले लेके आएंगे ज़्यादातर केस में तो प्राइवेट बिल, तो उसको वो पास नहीं होने देंगे जानबूझ के, चाहे अच्छा भी हो। समझ रहे हो बात, क्यों होने देंगे, सरकार ही नहीं है तुम्हारी, ये वाली बात है तो बिल किस किस दिन तरह के होते हैं, जो कितनी कैटेगरी के होते हैं, देखिए एक तो होता है सिंपल बिल, ऑर्डिनरी बिल जिसको बोलते हैं, एक होता है मनी बिल, इसको मनी बिल बोलते हैं, फिर होता है फाइनेंशियल बिल, ठीक है, और फिर होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। समझ रहे हो क्या बात, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, समझ रहे हो क्या। अच्छा, समझ रहे हो मेरे ख्याल से। तो अगर बात करें जैसे अपन बोल रहे थे कि देखिए ऑर्डिनरी बिल के केस में क्या होता है पहले समझिए, ऑर्डिनरी बिल कहाँ पे लिखा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 107 में ऑर्डिनरी बिल, सिंपल बिल के बारे में बताया। सिंपल बिल होते हैं जो किसी भी कानून के लिए लाया जाता है, नॉर्मल बिल, ठीक है। तो पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट, मतलब सॉरी पहला काम क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं इस पहले स्टेज को, पहली स्टेज होती है फर्स्ट रीडिंग। इस फर्स्ट रीडिंग के स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले इसको ऑफिशियल गैजेट में पेश किया जाएगा। इसका मतलब किसी अखबार वगैरह में बताया जाएगा कि हम ऐसा ऐसा बिल ला रहे हैं, अपने भाई पब्लिक कुछ अपना देना चाहे तो दे सकती है, देख लीजिए। अच्छा, और लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा रीडिंग करके, थोड़ा सा रीडिंग, ऑब्जेक्टिव और नो डिस्कशन टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या है कि जब ये पब्लिक बिल मतलब लाया जाता है, एक सेकेंड,
पढ़ा थोड़ा सा, एक ऑब्जेक्टिव बताया कि क्यों ला रहे हैं इस बिल को, पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। पहली रीडिंग बड़ी सिंपल है, बस बिल को प्रेजेंट किया है, अखबार में निकलवा दिया सबके सामने, और जहाँ जिस भी हाउस में लोकसभा या राज्यसभा जहाँ से भी वो स्टार्ट हुआ है, ऑर्डिनरी बिल कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा किसी एमपी ने लाया हो सकता है लोकसभा किसी एमपी ने लेके आया हो। समझ रहे हो बात? अच्छा, ये बात समझ आ गई। तो फिर भाई साहब हुआ क्या कि मतलब हो गया एक बार तो, लेकिन इस वक्त कोई डिस्कशन नहीं होगा कि कोई मतलब संसद में आपने देखा होगा विरोध करते हैं, वो सब पहली रीडिंग में नहीं होगा। अब होगी सेकंड रीडिंग, ये होगी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज इसे बोलते हैं। देखिए, इसमें डिटेल्ड स्क्रूटनी होती है बिल की, बिल सुना जाता है, बिल को एक फाइनल शेप दी जाती है। फाइनल शेप का मतलब क्या है? अगर बिल में कोई बोल रहा है दूसरा अपोजिशन का कि इसमें ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, यार ये सही नहीं है, वो सही है, अगर कुछ करना होगा तो इसी स्टेज में करेंगे, सेकंड स्टेज में। लास्ट में डिस्कशन, डिबेट सब कुछ होगा। थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग के दौरान होता है सपोर्ट या रिजेक्शन, मतलब बिल वोट करवाई जाती है बेसिकली, तुम उसको सपोर्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो गया पास तो फिर उसको अदर हाउस में भेज देंगे। लोकसभा से हो गया पास तो फिर राज्यसभा में भेज देंगे, राज्यसभा से वो क्या आया है तो लोकसभा में आ जाएगा। समझ रहे हो क्या बात? अच्छा, और फिर बिल जैसे दूसरे हाउस में गया है, अदर हाउस में ना क्या होगा, जो पहली वाली जो स्टेज थी फर्स्ट रीडिंग, जिसमें उसमें पब्लिक गजेट में पेश किया था उसको और नॉर्मल बताया था, वो सब नहीं होगा। सेकंड स्टेज होगी, सीधे डिस्कशन जो हो रहा है, फाइनल शेप की अगर कोई बात हो रही है, रिकमेंडेशन की कोई बात हो रही है, वो होगा। कुल मिला के सारी स्टेज होंगी, फर्स्ट नहीं होगी वहाँ, मतलब 2 ही स्टेज हैं देखा जाए तो। अच्छा, ये हो गया ऑर्डिनरी बिल। आर्टिकल नंबर 107, बेटा दिमाग में रख लो इस बात को। बात करें मनी बिल की। मनी बिल के लिए स्पेशल आर्टिकल है आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में डेफिनेशन दी हुई है मनी बिल की, कौन सा बिल मनी बिल माना जाएगा। समझ रहे हो बात को? एक नॉर्मल बिल हुआ, मनी बिल हुआ। अब अंतर ही क्यों करना पड़ा हमको? इसके फायदे हैं मनी बिल होने के, किसी बिल के बहुत ज़्यादा फायदे ये हैं, लोकसभा तो उसको रिजेक्ट कर ही नहीं सकती, पहला फायदा। प्लस मनी बिल, मैंने जब आपको प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर बताई थी, उसमें बताया था कि प्रेसिडेंट मनी बिल को अपने रिकमेंडेशन पे लाता है, मतलब ये मनी बिल जो लाया जाता है प्रेसिडेंट के कहने से लाया जाता है। अगर असली में प्राइम मिनिस्टर उससे बोल देंगे कि तुम कहो कि ये मनी बिल है तो वो लाया जाएगा उसके कहने से। अच्छा, तो कुल मिला के पहला काम तो ये कभी राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता भाई, पैसे से रिलेटेड जो मामला है ना, इसलिए राज्यसभा में नहीं आएगा, ये केवल वहीं पे जाएगा जो चुने हुए लोग हैं, डायरेक्ट चुने हुए जो लोग हैं, एमपी जो हैं लोकसभा में बेसिकली। तो पहली बात, राज्यसभा में मनी बिल कभी जाता नहीं है, जाएगा लोकसभा में। आर्टिकल 110 में ये बताया गया है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा, कौन सा बिल मनी बिल नहीं होगा, मतलब संविधान में कुछ दिया हुआ है कि जितने भी टैक्स हैं, फंड से कोई पैसा निकालना या जो टैक्स आए उनसे रिलेटेड जो कोई भी बिल है, कोई टैक्स में कोई बिल, कोई कानून लाना है, ये सब काम मनी बिल के अंदर आएगा। लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, फिर राज्यसभा में कितने दिन के लिए जाता है? 14 दिन के लिए जाता है, और उनको पास करना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर वो पास नहीं करते उसको लौटा देते हैं, तो ये समझ लो फिर लोकसभा उनके जैसे बोले वो कुछ कि इसमें ये चेंज कर दो इसलिए नहीं पास कर रहे, तो वो लोकसभा की मर्जी है, दोबारा लोकसभा में आएगा, उसको चेंज करें या ना करें। इस बार अब जब लोकसभा पास करके भेजेगी तो राज्यसभा के पास नहीं भेजेगी, वो मान लेगी कि भाई राज्यसभा से पास हो चुका है, एक ही बार भेजा जाएगा बस। ये फायदा है इसका। अब भाई पता कैसे चलेगा कोई बिल मनी बिल है? तो इसकी पावर है स्पीकर के पास। अब प्रेसिडेंट के कहने पे ला तो दिया उन्होंने, लेकिन स्पीकर जो है, स्पीकर मतलब होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, लोकसभा में आएगा तो स्पीकर ही करेगा, उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर ही तो है। स्पीकर बताएगा कि मनी बिल है या नहीं। स्पीकर ने बोल दिया मनी बिल है तो है, उसका जजमेंट क्या होता है? फाइनल। समझ रहे हो बात को? फाइनल के स्पीकर ने बोल दिया कि बस मनी बिल है तो है, इसको कोई नहीं रोक नहीं लगा सकता। ठीक है, फायदा मैंने बता दिया, राज्यसभा में पास होने की जरूरत ही नहीं है, 14 दिन के अंदर करो तो करो पास, वरना वो लोकसभा के बाद दोबारा जब जाएगा, इस बार जब लोकसभा पास करके भेजेगी तो राज्यसभा के पास भेजेगी नहीं, सीधे किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट इस केस में बिल्कुल लौटा भी नहीं सकते। क्यों नहीं लौटा सकते भाई? तुम्हारी तो रिकमेंडेशन पे आया था ये, इस केस में प्रेसिडेंट को पास, देखो पास मना तो कर ही नहीं सकते प्रेसिडेंट, आपको पता है बिल के लिए, मनी बिल के लिए, मतलब किसी भी बिल के लिए, किसी भी कानून के लिए। बोला था ना मैंने जब प्रेसिडेंट पढ़ाया था कि उनको सारे कानून में कौन कौन सी वीटो मिली हुई हैं। एब्सोल्यूट वीटो, जिसे सीधे मना करना, लेकिन वो किस केस में? जब कोई प्राइवेट मेंबर का बिल हो, या तो उस केस में, या वो पार्टी मतलब लोकसभा भंग हो जाए, उससे पर सरकार गिर जाए और नई सरकार आए और वो मना करे कि पुराने वाले बिल को मत पास करो, पुरानी वाली सरकार को, तब केवल। तो कुल मिला के प्रेसिडेंट मना तो कर ही नहीं सकते। दूसरी कौन सी वीटो थी? सस्पेंसिव वीटो, इसमें वो मना करते हैं, मतलब सॉरी रिकन्सिडरेशन के लिए भेजते हैं कि इसको थोड़ा चेंज करके भेजो, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो भेजते हैं उनको पास करना ही पड़ता है। एक थी पॉकेट वीटो, रख लेते हैं अपने पास, साइन ही नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कोई ड्यूरेशन भी नहीं थी। इस केस में कुछ नहीं है,
मनी बिल को पास करना ही होता है, समझ रहे हो बात को, ये हिसाब है। रिकमेंडेड बाई प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोडक्शन, ये तो आपको बताइए। मनी बिल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल, ये एक तरह का कैसा बिल है, फाइनेंशियल बिल है एक तरह का। ऑल दोज फाइनेंशियल बिल विच कंटेन एक्सक्लूसिवली दोज मैटर्स विच आर इन आर्टिकल 110, इसका मतलब अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इस केस में लीस्ट पावर है राज्यसभा के पास, नो सस्पेंसिव वेटो, सस्पेंसिव वेटो तो है ही नहीं भाई, एब्सोल्यूट वेटो वैसे ही नहीं है, सस्पेंसिव वेटो मतलब लौटाने का प्रोविजन नहीं है, खुद ने ही तो कहा था। लेकिन हाँ पॉकेट वेटो है, मतलब चाहे तो पॉकेट में तो रख सकते हैं, कुल मिला के बात ये है। पॉकेट वेटो तो हर केस में है, मतलब पॉकेट वेटो बोलते हैं वो साइन नहीं करे, उन्होंने आपके पास रखा हुआ है, अब कोई लिमिट नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। अब देखते हैं फाइनेंशियल बिल क्या होता है। देखिए ऑर्डिनरी बिल 107, मनी बिल 110, फाइनेंशियल बिल आर्टिकल नंबर 117 है, याद रखना बेटा, आर्टिकल नंबर 117। देखिए मतलब समझिए इसका, फाइनेंशियल बिल किसे बोलते हैं। देखो फाइनेंशियल बिल के अंदर वो सारे बिल आते हैं ना, पैसों से रिलेटेड मामला आता है, तो मनी बिल भी फिर एक तरह का फाइनेंशियल बिल हुआ। हाँ बिल्कुल सही बात, फाइनेंशियल बिल एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसके अंदर खुद मनी बिल आता है और अदर फाइनेंशियल बिल आते हैं। तो कुल मिला के फाइनेंशियल बिल कितने तरह के हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फाइनेंशियल बिल टाइप 1, फाइनेंशियल बिल टाइप 2, ऐसे ही है। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 बोलते हैं किसी बिल को, किसी को बोलते हैं फाइनेंशियल बिल टाइप 2, लेकिन मनी बिल भी इसी का टाइप है देखा जाए, हमने अलग से उसके लिए पढ़ा है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन तुमने लिखा हुआ इसमें मनी बिल पर अदर एस्पेक्ट, फाइनेंशियल बिल तब बोलते हैं किसी बिल को जब उसमें मनी बिल के भी लक्षण हों और कुछ और भी कोई चीज़ें हों। तो मनी बिल भी एक तरह का कौन सा बिल है, फाइनेंशियल बिल ही है। अगर कहीं लिखा है कि मनी बिल इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा अब फाइनेंशियल बिल टाइप 1 की बात करें, फर्स्ट टाइप का कैसा होता है, ये प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही आता है मनी बिल की तरह, और लोकसभा में ही जाता है, केवल लोकसभा में लाया जाता है राज्यसभा। मतलब कुल मिला के फाइनेंशियल बिल जो फर्स्ट टाइप का है ना वो मनी बिल जैसा ही है, लेकिन फिर एक जैसा क्यों बनाया, क्योंकि भाई आर्टिकल 117 में इनकी डेफिनेशन अलग दी हुई है कि कौन से बिल फाइनेंशियल बिल समझा जाएगा, फाइनेंशियल बिल पार्ट 1 और कौन सा बिल फाइनेंशियल बिल पार्ट 2 समझा जाएगा। फाइनेंशियल बिल पार्ट 2 देखिए, इसमें ना तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन अलाउ है, लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस में आ सकता है, कुल मिला के जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी बिल है। ये एक सिंपल बिल की तरह ही होता है फाइनेंशियल बिल पार्ट 2, मेरे ख्याल से आप समझ गए। तो फाइनेंशियल बिल पार्ट 2 में सारी पावर्स है राज्यसभा के पास, और सस्पेंसिव वेटो भी लगा सकते हैं प्रेसिडेंट साहब, क्योंकि उनके कहने थोड़ी आए। लेकिन दो केस, मनी बिल हुआ है और फाइनेंशियल बिल टाइप 1 हुआ, इस केस में ना तो प्रेसिडेंट साहब सस्पेंसिव वेटो लगा सकते हैं और ना राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर सकती है, समझ रहे हो क्या बात। अच्छा चौथा बिल है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसका आर्टिकल है आर्टिकल 368। बेटा ये तो याद ही हो गया होगा तुमको, किसी आर्टिकल में अमेंड करना है, 368 आर्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बस खत्म, समझिए। अब आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसका मतलब है आर्टिकल 368 में क्या दिया हुआ, आंसर 368 में ये नहीं बताया कि, सॉरी आर्टिकल 368 में ये बताया हुआ है कि क्या प्रोसीजर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। चक्कर है दोनों हाउस में लाया जा सकता है, पहली बात तो ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कुछ बेसिक चीज़ें हैं संविधान की, सेकुलरिज्म है कि धर्मनिरपेक्ष देश है अपना, कि जुडिशरी है या न्यायपालिका होगी, तो इन सब चीज़ों को नहीं हटा सकते, और चीज़ों को हटा सकते हैं। तो कुल मिला के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड किस केस में बताए थे, केशवानंद भारती 1973 का केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केरल की जो स्टेट है उसके साथ खिलाफ उन्होंने केस लड़ा था, पूरे राज्य के खिलाफ, जीते भी थे उसको। अच्छा इस केस में कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, मतलब समझिए इसका। कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट बिल है उस केस में कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती, उसका प्रावधान ही नहीं है। इसमें लिखा हुआ अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है उस केस में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट करना है उस केस में कितनी मेजोरिटी से पास होना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2/3 मेजोरिटी, 2/3, आधी नहीं 2/3, कुल मिला के 67% के आसपास मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तब जाके वो बिल पास माना जाएगा। अच्छा लेकिन आप कहोगे ये 67% किसका, टोटल का नहीं है, प्रेजेंट मेंबर का, उस वक्त हाउस में जितने प्रेजेंट हैं। लेकिन फिर आप कहोगे भाई प्रेजेंट होने के लिए तो मतलब बहुत कम मेंबर होंगे, फिर 2/3 का फिर मतलब ही क्या हुआ। देखिए उसके लिए लिमिट है, 2/3 में उससे पास तो होना चाहिए, 2/3 ऑफ प्रेजेंट, लेकिन कम से कम 50% ऑफ टोटल, मतलब आधे लोगों से ज़्यादा तो पास होना ही चाहिए। अरे समझ रहे हो क्या बात है, जितना प्रेजेंट है उसका 2/3, प्लस एक अलग से प्रोविजन ये है कि कहीं 2/3 इतना कम ना हो कि कम लोग प्रेजेंट हो और उसको पास कर दें, कि 50%
पूरे हाउस की जितनी संख्या है, मतलब 543 लोग हैं, उसका 50%, इतने लोग तो इस कम से कम पास होना चाहिए, इसके आधे से तो पास होना ही चाहिए। समझ रहे हो क्या मेरे ख्याल से? अब बात नहीं समझे तो इसको दोबारा सुनो बेटा। हाँ, लेकिन हाँ, मैंने इसमें एक चीज़ लिखी है, फेडरल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व। देखिए फेडरल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? फेडरल होता है, हमने जिस तरह शक्तियों को बांटा हुआ है, कुछ शक्तियाँ सेंट्रल लेवल पर देश की सरकार के पास है, कुछ शक्तियाँ राज्य सरकार को बांटी हैं। शक्तियों का जो विभाजन है, इसी को फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो देखिए, अगर कोई ऐसा बिल लाया जा रहा है जिससे फेडरल स्ट्रक्चर में फर्क पड़ रहा है, देश के इंटर स्टेट रिलेशन में फर्क पड़ रहा है, सेंटर और स्टेट के रिलेशन में फर्क पड़ रहा है, अगर कोई इस तरह का बिल है, तो वो केवल 2/3 मेजोरिटी से ही तो पास होगा ही, वो पहला काम तो होगा ही। प्लस साथ में आधे राज्य, देश के आधे राज्यों की लोकसभा, सॉरी विधानसभा जो होती है राज्यों की, अभी आगे बढ़ेंगे, राज्य में भी होता है ना विधानसभा, एमएलए जो चुने जाते हैं वो विधानसभा में तो बैठते हैं जाके, आधे राज्यों की विधानसभा से पास होगा, और पर सिंपल मेजोरिटी से, मतलब 50% वाली, 50% प्रेजेंट ऑफ वोटिंग, जितने भी वहाँ प्रेजेंट है उनका 50%, उसे बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। अभी आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं कभी कोई मेजोरिटी बताता हूँ, ये सब मेजोरिटी अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ी इसी लेक्चर में। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2/3 मेजोरिटी से पास होता है, लेकिन अगर फेडरल स्ट्रक्चर है तो ये लोकसभा में तो 2/3 से पास होगा ही, प्लस जो आधे जो राज्य हैं उनकी विधानसभा में भी जाएगा, अलग अलग देश के आधे राज्य, जैसे अभी 28 राज्य हैं तो कम से कम 14 राज्यों में जाएगा। तो ठीक है, बात करें जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग किस आर्टिकल में दी हुई है? आर्टिकल 108। वीटो पावर किस में दी बेटा आर्टिकल में, याद हो तो? ये आर्टिकल नंबर 111 है, समझिए। जॉइंट सिटिंग में इसमें लिखा हुआ है, नो जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इन केसों में कोई जॉइंट सिटिंग होती नहीं है। तो किस केस में होती है? जब डेडलॉक हो जाता है। डेडलॉक किसे बोलते हैं? बिल अटक गया, रुक गया एक जगह। कैसे? या तो आगे वाले हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, जैसे राज्यसभा से लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया, लोकसभा से राज्यसभा ने वो कर दिया, अच्छा, या मना कर दिया, डिसएग्री कर रहे हैं वो। डिसएग्री का मतलब समझ रहे हो ना आप? जैसे उन्हें रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज दिया, तब भी जॉइंट सिटिंग हो जाएगी, अगली बार फिर जॉइंट सिटिंग ही होगी। या 6 महीने से ज़्यादा का टाइम ले लिया, मतलब अब ठीक है, ये सब हो गया। इफ डेडलॉक देन जॉइंट सिटिंग टेक्स प्लेस ऑन द समन ऑफ, मैंने कहा था ना प्रेसिडेंट ही बुलाते हैं, लेकिन जब दोनों हाउस के लोग एक साथ बैठे हुए, लोकसभा के राज्यसभा के एक ही कमरे में बैठे हुए हैं, इस बार चेयरमैन कौन बनेगा? मतलब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन बनेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा, समझ लो। जो वाइस प्रेसिडेंट मतलब जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो नहीं बनेंगे। अच्छा, अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं हुए उस जगह, तो कौन बन जाएगा? तो डिप्टी स्पीकर बनेगा, तब भी चेयरमैन नहीं बनेगा, समझ रहे हो? मतलब जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि भाई वो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, उनका सिर्फ एक काम है राज्यसभा की चेयरमैनशिप को देखना, जॉइंट सिटिंग वगैरह ये सब उनका काम नहीं है। तो ये डिप्टी स्पीकर ने कर दिया। अच्छा, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो डिप्टी चेयरमैन जो है राज्यसभा का, अब तुम समझ रहे हो, किसी भी केस में कुल मिला के चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो बनेगा ही नहीं। तो ये भी नहीं हो तीसरा, तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन किस लिए काम आएंगे? वो तो है ही है लोकसभा के पहले, उनमें से भी सब खत्म हो जाएं तो फिर राज्यसभा के हैं। वैसे क्यों होगा, वो तो काफ़ी सारे लोग हैं, कोई ना कोई कर लेगा, चेयरमैन साहब नहीं करेंगे। अच्छा, आज तक केवल 3 बिल हैं इंडिया में जिनके ऊपर जॉइंट सिटिंग हुई है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। केवल 3 बिल। एक तो डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 में आया था, दहेज के लिए, दहेज को रोकने के लिए एक्ट, उसके ऊपर हुई जॉइंट सिटिंग। द बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1978 का, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 का। बेटा इसका नाम प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये वही है जिसको बोलते हैं पोटा, न्यूज में सुना होगा, टाडा और पोटा दो होते हैं ना। पोटा उसी पर टेररिज्म वगैरह पे लगाया जाता है, कोई आदमी ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। अभी आपको पता होगा लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है कल परसों, उनकी एक पॉलिटिकल लाइफ भी थी। पोटा बिल के समर्थन में उनका जो वोट था बहुत अहम था, पोटा बिल पास नहीं हो रहा था, उन्होंने उसके पक्ष में वोट दिया था। बहुत तगड़ी देशभक्त थी वो लता मंगेशकर जी। तो देखो क्या फैक्ट याद आया है मुझे, उन्होंने उसको पास करवाया था, यही बिल था वो, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। तो कुल मिला के डॉरी, बैंकिंग सर्विस और पोटा, ये 3 जो बिल हैं, इन्हीं केस में जॉइंट सिटिंग हुई है आज तक। अच्छा, प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, अध्यादेश या कच्चा कानून क्या है? पहले बताया था कि प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है कि अगर जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सेशन नहीं बैठा हुआ है, मेरे बात को, संसद के जब दोनों हाउस जो सेशन में नहीं है, तब आर्टिकल 123 ऐसी पावर देता है प्रेसिडेंट को, अगर प्रधानमंत्री उनसे बोलेंगे, असली में प्रधानमंत्री के कहने में। भाई देखो, ये बोलने की तो मुझे बार बार जरूरत पड़नी नहीं चाहिए कि राष्ट्रपति की जितनी पावर है वो किसके कहने पे चल रही, प्रधानमंत्री के कहने पे चल रही। प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही तो होती है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ दिस कंट्री।
तो वो किस में आता है, आर्टिकल नंबर 123 में, समझ रहे हो। लेकिन आगे बताऊंगा आपको, आर्टिकल 23 है, ठीक है। वो ये बैन वो द हाउस नॉट इन सेशन द प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस बताया मैंने, देखिए। लेकिन इसका अंतर समझिए। लेकिन ऐसा है कि ये इसके कितने दिनों के लिए होता है, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कानून होता है। अब बात करते हैं कि साहब होगा क्या, 6 महीने बाद क्या होगा। देखिए, पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता, 6 महीने में उनकी मीटिंग करवानी पड़ेगी। तो मान लिया यहीं खत्म हुई थी पार्लियामेंट, अगले ही दिन ये अध्यादेश लगवा दिया मोदी जी ने, लास्ट में 6 महीने तक ज़्यादा ज़्यादा खींच के रख लेंगे उसे। लेकिन जैसे ही सत्र में आएगी ना पार्लियामेंट, उसके 6 वीक के अंदर ही ये फैसला लेना पड़ेगा कि इस बिल को पक्का वाला बिल बनाना है, यानी पास करना है। पास कर देंगे दोनों हाउस से तो पक्का बिल ही बन जाएगा या नहीं। तो एक बार यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस है, मतलब जो कच्चा कानून जो होता है, अध्यादेश जो होता है, इसकी हाईएस्ट ड्यूरेशन कितनी हो सकती है, कितने दिनों तक इसको चलाया जा सकता है बिना पास किए। देखो 6 महीने से सीधे चलाया जा सकता है, प्लस जैसे ही सेशन हुआ, हाइपोथेटिकल केस बता रहा हूँ कि बिल्कुल सेशन के जस्ट बाद, जब सेशन लास्ट वाला खत्म हुआ था उसके जस्ट बाद वाले दिन इसको लागू किया था, पर 6 महीने तक खींचते रहे। 6 महीने बाद सेशन तो करना ही पड़ेगा, 6 महीने के अंदर दूसरा सेशन। फिर 6 महीने बाद उन्होंने किया, 6 वीक का टाइम है, तो इसका मैक्सिमम टाइम हो सकता है 6 मंथ प्लस 6 वीक, ये इसका मैक्सिमम टाइम हो सकता है। बीच में अगर पार्लियामेंट का सेशन हो जाता है तो उसके बाद 6 वीक, समझ रहे हो बात को। जैसे 4 महीने में सेशन हो गया तो 4 महीने प्लस 6 वीक का और टाइम है, उसके अंदर उसको पास करो या रिजेक्ट करो, ठीक है। समझ रहे हो क्या बात को। अच्छा, अब राज्यसभा को देखते हैं कि किस केस में वो इक्वल पोजीशन रखती है राज्यसभा। देखिए, एक होता है ऑर्डिनरी बिल का केस, आपको पता ही है, रिजेक्ट करेंगे तो फिर दोबारा लौट के आएगा, फिर दोबारा पास होगा, उस केस में जॉइंट सिटिंग होगी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में तो जॉइंट सिटिंग भी नहीं होती, अगर मना कर दिया ना राज्यसभा ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में, नहीं हुआ वहाँ से पास, तो बिल कैंसिल ही हो जाएगा। समझ रहे हो, जॉइंट सिटिंग कहाँ होती है। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तो भाई देखिए बराबर पावर है, उनके लोग भी वोट कर रहे हैं, उनके लोग भी वोट कर रहे हैं, तो इस केस में भी बराबर। इसमें बोल रहा हूँ मैं व्हेन इक्वल स्टेटस विद लोकसभा, कि लोकसभा के साथ इक्वल स्टेटस कब होता है, किसका, राज्यसभा का। इमरजेंसी को अप्रूव करना है, इमरजेंसी हम आगे पढ़ेंगे, बताऊंगा। इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए भी राज्यसभा बराबर की जिम्मेदार है। प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करना है आर्टिकल नंबर 61 के तहत, बताया था ना। इम्पीचमेंट कैसे करते हैं, 1/4 ऑफ MP, जिस भी हाउस से, किसी भी हाउस से स्टार्ट कर सकते हैं, उस हाउस के 1/4 MP के द्वारा साइन होना चाहिए, फिर 2/3 ऑफ मेजोरिटी से पास होगा, 2/3 ऑफ टोटल, जितना टोटल है उसका 2/3, समझ रहे हो। हाईएस्ट मतलब सबसे टफेस्ट मेजोरिटी बोलते हैं इसको, टोटल का 2/3 लाना, मतलब प्रेसिडेंट को हटाना बहुत मुश्किल है। इस केस में बराबर पावर है, आपको पता है। अब देखते हैं कि लोकसभा राज्यसभा ज़्यादा कब पावरफुल है। आपको पता है फाइनेंस बिल पार्ट 1 के केस में, मनी बिल अभी पढ़ा था, जॉइंट सिटिंग के केस में भी। भाई जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, मतलब लोकसभा का वो होता है, इस केस में मान सकते थोड़े पावरफुल है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन ओनली लोकसभा, भाई लोकसभा में तो सरकार बनती है, राज्यसभा में कोई सरकार वगैरह थोड़ी बनती है, लोकसभा में ही सरकार बनती है, लोग चुन के जाते हैं, तो इसलिए भी बोल सकते हैं थोड़े पावरफुल। लेकिन हाँ, अब राज्यसभा किन मामलों में लोकसभा से ज़्यादा पावरफुल है उसे देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं। देखिए, इसके कई सारी केस हैं, जैसे आपको पता ऑल इंडिया सर्विस क्या होती है, जैसे IAS है, ये सब ऑल इंडिया सर्विस है, अखिल भारतीय सेवा। तो कोई नई अगर ऑल इंडिया सर्विस बनानी है तो वो राज्यसभा ही बनाएगी उसको, आर्टिकल नंबर 312 में दिया हुआ है, नई ऑल इंडिया सर्विस बनाने का पावर है राज्यसभा के पास। अच्छा, प्लस दूसरी पावर परमानेंट तो है ही, आपको पता है, लोकसभा तो हर 5 साल में भंग होती है, ये तो भंग ही नहीं होती, 2 साल में बस इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, दूसरे आते हैं, कंटिन्यूइंग चैम्बर है, परमानेंट है। अच्छा, अगर देखो ये स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाना, इसमें लिखा होगा अगर पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाना है, समझ रहे हो बात को, स्टेट लिस्ट पे, तो कैसे बनाएगी। इसका सिंपल सा केस ये है, स्टेट लिस्ट पे अगर लॉ बनाना है तो 249 आर्टिकल में दिया हुआ है, अगर ये आर्टिकल नंबर है 249, इसको याद रख लेना बेटा, कि अगर पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाना है तो राज्यसभा से होकर ही बनाया जा सकता है, वो राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा वो बिल। प्लस 12 नॉमिनेशन होते हैं राज्यसभा में, आपको पता है, प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेशन राज्यसभा में तो होते हैं, लोकसभा में तो कोई नॉमिनेशन ही नहीं होता अब तो, पहले होते थे, 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थे, फिर मैंने आपको बताया था कि 104 अमेंडमेंट कर दिया गया है। आप रिवाइज तो कर रहे हो ना सब कुछ जो पहले बताया हुआ है। अच्छा, इसका मैं बताऊंगा स्टेट लिस्ट, ये यूनियन लिस्ट और कॉन्करन लिस्ट क्या होती है, सब आगे आने वाला है, फिर भी आप समझ लीजिए स्टेट लिस्ट बोलते हैं एक ऐसी लिस्ट है
जिन मसलों पे कानून केवल राज्य सरकारें बना सकती हैं, वो सरकार नहीं बना सकती यूनियन की, लेकिन अगर बनाना है उसके लिए कानून तो फिर उसके लिए भी करना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 ऑफ वही वोटिंग, प्रेजेंट ऑफ वोटिंग, और लेकिन 50% से ज़्यादा होना चाहिए टोटल का। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट टर्म समझ लो, पार्लियामेंट में कुछ यूज होती हैं। एक होता है कोरम। कोरम किसे बोलते हैं? मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड फॉर एनी बिजनेस। मतलब ऐसा नहीं कि 4 लोग पहुंच के पार्लियामेंट में अपना काम करना शुरू कर, कम से कम कुछ मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए। वो कितनी लगेगी है? 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। समझिएगा बात को, टोटल स्ट्रेंथ का 1/10 अगर कम से कम होंगे तब जाके ही टोटल स्ट्रेंथ का 1/10। मतलब जैसे 550 हैं टोटल स्ट्रेंथ, 547 जो भी हैं, उसका मतलब तो 54-55 के आसपास अगर लोग होंगे तभी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। इतने तो हो ही जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर बात करें जैसे भाई साहब तो होता ये है कि कोरम को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। वो नोटिस भेज देते हैं कि भाई साहब आ क्यों नहीं रहे हो तुम। एक होता है, अब इनको समझ लीजिए, पार्लियामेंट में कुछ और काम भी होते हैं, क्वेश्चन आर, 0 आर, और फिर होता है मेन एजेंडा। देखिए समझिए, इस तरह से मत समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ उस तरह समझिए आप। सबसे पहले जब पार्लियामेंट जैसे बैठती है तो पहला काम जो होता है वो होता है क्वेश्चन आर। देखिए आपको एक खाली पेज में समझाऊँ। पार्लियामेंट जो बैठी सबसे पहला काम हुआ क्वेश्चन आर। ठीक है, पहला काम है सबसे। क्वेश्चन आर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चन क्या है? नोटिस दे के होते हैं। क्वेश्चन के लिए नोटिस दिया जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन मंत्रियों से पूछे जाते हैं। आपको इस कोई क्वेश्चन पूछना है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, इस केस में क्या कर रहे हो, इसी काम के लिए तो है पार्लियामेंट, उसे बोलते हैं क्वेश्चन आर। तो इसे क्या बोलते हैं? पहला घंटा मीटिंग का, सबसे एक घंटे का होता है पूरा, फर्स्ट आवर ऑफ मीटिंग। और फिर होता है मेन एजेंडा। उस दिन मीटिंग किस लिए हुई, कोई बिल पास करना है या कुछ भी, उसको बोलते हैं मेन एजेंडा। क्वेश्चन आवर के बाद होता है मेन एजेंडा। लेकिन एक नई 1960 के बाद हमने खुद की एक नई इनोवेशन ला दी इसके बीच में, क्वेश्चन आवर और इनोवेशन के बीच में, इसे बोलते हैं 0 आर। समझ रहे हो बात को? 0 आर इंडियन इनोवेशन है, इंडिया के पार्लियामेंट में चलती है बस। इसका मतलब क्या है? देखिए क्वेश्चन आर में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस किसे बोलते हैं भाई? अगर तुमको किसी बात में सरकार से जवाब मांगना है तो 7 दिन का नोटिस दो। मतलब 7-8 दिन किसी चीज़ का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, वो बताऊंगा कितने दिन का देना पड़ता है। तो समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन आ रहा है, वो तो मतलब पार्लियामेंट को टाइम मिल जाता है मंत्रियों को, उस पर जवाब लाते हैं। भाई मंत्रियों को थोड़ा पता है इतना क्या कुछ चल रहा है, उन्होंने जो पूछा है वो अपने मंत्रालय में भेजेंगे, वहाँ जो अफसर लगे हुए हैं, हम जैसे जो लोग सेलेक्ट होकर जाएंगे वो सब जवाब तैयार करेंगे उनके लिए। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर मेन एजेंडा होगा। लेकिन उसके बीच में 0 आर कैसे काम का है? 0 आर इस काम का है कि बिना नोटिस का कुछ फॉर्मली पूछना है खड़े होके। इस जगह देखा होगा ना कि जो लड़ाई दंगे ये सब चलते हैं जो पार्लियामेंट में, सब 0 आर में ही चलते हैं, उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जाते हैं, ये सब काम बीच में आता है 0 आर। फिर होता है मेन एजेंडा। आप समझ लेते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं पार्लियामेंट में। देखिए क्वेश्चन आर के अंदर वही मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट आवर और सिटिंग है। फिर इसमें लिखा हुआ देन हाउस विल टेक एजेंडा आफ्टर 0 आर, मतलब बीच में 0 आर भी आएगा। क्वेश्चन आर में देखो क्या क्या होता है। सबसे पहला काम है स्टार्ट क्वेश्चन। देखिए स्टार्ट क्वेश्चन किनको बोलते हैं? ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर ओरली देना है, मुंह से बोल के ही देना है। ये सब नोटिस पे ही पूछे जा रहे हैं, ये बात याद रखना। हाँ, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट क्वेश्चन किसको? जिसका आंसर तुम्हें ओरली चाहिए। ठीक है, और ओरली आंसर पूछा तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो उन्होंने कोई जवाब दिया, उसमें कोई काउंटर क्वेश्चन, तो भाई ये कैसे, अच्छा तो आप ये बोल रहे हो। तो पार्लियामेंट जितने काम होते हैं ना उन सबको लिखा जाता है। तो जो स्टार्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनका ओरल आंसर देना होता है। और किस कलर में प्रिंट होते हैं ये पार्लियामेंट की किताब में? ग्रीन कलर में। ठीक है, एक होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन, किनको बोलते हैं? इनका आंसर रिटर्न में आंसर दिया जाता है, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा सकता। सिंपल सी बात है, जब रिटर्न में आंसर देंगे तो कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा? लिख के दे दिया है, पढ़ लेना बाद में क्या दिया है। ठीक है जी, और ये किस कलर में होते हैं? वाइट कलर में। ठीक है, सबका नोटिस अलग अलग होता है। एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के बारे में समझिए, ये अगर 10 दिन से कम का नोटिस दिया उसे बोलेंगे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, 10 दिन कम। और 10 दिन से ज़्यादा का नोटिस दिया है
तो वो किस कैटेगरी में आएगा, स्टार्ड क्वेश्चन में। इसका आंसर भी ओरली दिया जाता है भाई, ओरली दिया जा रहा है दोनों केस में, स्टार्ड में भी और शॉर्ट नोटिस में भी। अगर 10 दिन से कम का नोटिस दिया है तो वो शॉर्ट नोटिस मान लिया जाएगा, 10 दिन से ज़्यादा का नोटिस है तो उसी को स्टार्ड क्वेश्चन मान लिया जाएगा। लेकिन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है किस कलर में प्रिंट होगा, पिंक कलर में। ठीक है, बड़े समझ आ गए किस तरह क्वेश्चन पूछ लिए। अब बात करते हैं 0 आवर की। मैंने आपको बताया था 0 आवर के बारे में एक चीज़ कि इंडियन इनोवेशन है 1962 में है भाई साहब। इसका रूल्स में कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि 0 आवर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, बस ये बना दिया है हमने कि जैसे ही 0 बजते हैं उस वक्त धुआं धड़के से स्टार्ट हो जाती है। जैसे पार्लियामेंट में होता है 0:00 उसे बोल देते हैं 0 आवर। ठीक है, उस वक्त फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये किस लिए काम, इनफॉर्मल डिवाइस है फॉर MP टू रेज मैटर्स विदाउट प्रायर नोटिस। बिना नोटिस के कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैंने बोला टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर और एजेंडा के बीच में जो टाइम होता है उसे बोलते हैं। और भी कई तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे और भी कई तरह के डिस्कशन होते हैं पार्लियामेंट में, याद रखना रख लो। ½ एन आवर डिस्कशन मतलब आधे घंटे का डिस्कशन, एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन जिस कम से कम 2 घंटे का डिस्कशन होता है, ऐसे करके। ठीक है, इनको याद आप रख सकते हो। जो मेन चीज़ अब यहाँ पे बची हुई है वो है इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़। देखिए ज़्यादातर हम पार्लियामेंट में क्या क्या होता है बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट चीज़ समझिए, आप बोलते हैं इनको पार्लियामेंट्री कमेटीज़। आपको समझ आनी चाहिए पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। इंपॉर्टेंट कमेटी बोला है, देखो मैंने आपको कैबिनेट पढ़ाया था तो कुछ कैबिनेट कमेटी बताई थी आपको। मैंने बोला था कैबिनेट कमेटी कैसी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। अच्छा ठीक है, अब बात करें इसकी कि भाई होती क्या है पार्लियामेंट्री कमेटी। देखिए हर काम पार्लियामेंट, अब इतने लोग भगड़ा नहीं फैल जाएगी क्या, जब सारे लोग हर चीज़ में वोट करेंगे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो फिर उसके लिए कुछ बीच में हमने एक छोटी छोटी कमेटी बांट दी है कि भाई ये कमेटी इन कामों को देखने के लिए, ये कमेटी इन कामों। जैसे कैबिनेट वाले केस में था कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन देश। मैंने आपको बोला था बस पार्लियामेंट्री अफेयर जो वाली कमेटी है कैबिनेट की उसे होम मिनिस्टर करते थे, बाकी सबको PM ही प्रिसाइड करते हैं। अच्छा, लेकिन अब ये कौन सी कमेटी चल रही है, कैबिनेट कमेटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से लेके बनाई जा रही थी, लेकिन ये क्या है पार्लियामेंट्री कमेटी, ये पूरे पार्लियामेंट में से ले लेके बनाई जाएंगे लोगों को। तो भाई पार्लियामेंट अपोजिशन पार्टी है तो इसमें अपोजिशन पार्टी वाले मेंबर भी लिए जाते हैं, ये बात याद रखो। ऐसा मत समझना कि रूलिंग पार्टी के लोग, पार्लियामेंट्री कमेटी है ये, बिल्कुल बराबर उसमें बांटी जाती, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल कमेटीज़ की। देखो फाइनेंशियल कमेटी क्या है बेटा, इसको ढंग से समझ ले, बस मैं आपको रटाई दूंगा। सबसे पहले बात समझिए, फाइनेंशियल जितनी कमेटी, 3 कमेटी बताऊंगा मैं आपको, 3 फाइनेंशियल कमेटी। सबके मेंबर कैसे होते हैं, इलेक्टेड, चुने जाते हैं सबके मेंबर, चुनाव होता है। किस तरीके से चुनाव होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का तरीका वो होता है जिसमें लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है कि मैं पहले नंबर पे से देता हूँ वोट, दूसरे नंबर पे मैं, इसके बाद ये चॉइस है मेरी, इस तरह से चुनाव होता है। ठीक है, मेजोरिटी वाला चुनाव नहीं है। अच्छा, कोई मिनिस्टर इनका पार्ट नहीं बन सकता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कोई भी आदमी इन कमेटी को ज्वाइन नहीं कर सकता, मतलब वो MP जो मिनिस्टर हैं वो इनका पार्ट नहीं बन सकते। और सिंपल भाषा में बताऊँ तो ठीक है, ये सब तीनों के लिए है। फाइनेंशियल कमेटी कौन कौन सी, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एक एस्टिमेट कमेटी है, अभी आगे बताऊंगा, और एक बोलते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, इनका काम समझिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी वही मेंबर सबके इलेक्टेड हैं, ये मैंने बता दिया। कितने मेंबर, 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, समझ रहे हो। इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों से MP चुने गए, 22 मेंबर है, 15 लोकसभा। इसमें सबसे जो बड़ी बात है, इसका जो चेयरमैन होता है इस कमेटी का, वो कहाँ से होता है, अपोजिशन पार्टी से होता है। जैसे अभी BJP है तो अपोजिशन का मतलब इसका चेयरमैन बनाया जाएगा कांग्रेस से लेके। क्या कहीं संविधान में लिखा हुआ है, नहीं, ये बस एक कन्वेंशन है, मतलब एक प्रथा है जो चली आ रही है, उसको फॉलो किया जाता है। क्यों किया जाता है वो बताऊँगा, इसका काम ही कुछ ऐसा है, अपोजिशन पार्टी वाला बनता है। बेटा देखो एक बॉडी होती है, इसको बोलते हैं अपन कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, समझ रहे बात को। मैंने आपको बोला था कि प्रेसिडेंट साहब इनको अपॉइंट करते हैं। कैग का क्या काम होता है, इसके पास फुल पावर होती है, कोई सरकार से दब के नहीं चलता। ये सरकार ने जितना खर्चा किया है उसको रिव्यू करेगा। जैसे आपने देखोगे CA जो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिट करते हैं, तो सरकार का ऑडिटर होता है ये खर्चे का, कौन सा खर्चा कहाँ हुआ उसको देखना कि वो सही जगह हुआ है या सरकार कोई फ्लॉ कर रही है, सरकार ने जो बताया उतना खर्चा होता भी है या नहीं उस चीज़ में। फिर अपनी रिपोर्ट, अब जो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, इसलिए अपनी रिपोर्ट किसको देगा, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इसको स्पीकर साहब मतलब पार्लियामेंट के सामने बोल देंगे। फिर इन जितनी भी रिपोर्ट मतलब पार्लियामेंट में दी जाती है, कोई भी दे, उनकी चेकिंग होती है बेटा। उनकी चेकिंग कौन करता है, ये कमेटीज ही चेकिंग करती हैं उन रिपोर्ट्स की।
तो समझिए बात को, सरकार ने जो खर्चा किया उसको अगर चेक करना है कि भाई करप्शन ना हो, इसलिए इसका जो चेयरमैन है वो अपोजिशन पार्टी से बनता आया है। तो अभी के वक्त में अधीर रंजन चौधरी, अभी सरकार ने जो राफेल खरीदा था, राफेल में यही तो चक्कर बड़ा था कि कैग ने रिपोर्ट दी और अधीर रंजन चौधरी ने उसको देखा। मतलब ये 22 मेंबर की जो कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC इसको बोलते हैं, जन लेखा कमेटी, इसमें देखा उन्होंने देखा कि भाई साहब के अधीर रंजन चौधरी ने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था उसको, राफेल ये वो जो भी है, पॉलिटिक्स है तगड़ी वाली, समझ रहे हो ना बात। अच्छा, इसका काम क्या है कि खर्चा होने के बाद चेक करना सही हुआ है कि नहीं। अच्छा, फिर कमेटी आती है भाई एक एस्टिमेट कमेटी। बड़ा देखिए, एस्टिमेट कमेटी में होते हैं पूरे 30 मेंबर, सब के सब कहाँ से होते हैं, लोकसभा से, सब के सब चुने भी जाते हैं, सारे इलेक्टेड होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, कोई मिनिस्टर नहीं बन सकता। और हाँ, ये सारी जितनी कमेटी बताई है मैंने, पब्लिक अकाउंट कमेटी और ये एस्टिमेट कमेटी और अभी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो बताऊंगा, सबके टर्म कितना होता है इनका, 1 साल का टर्म होता है। कमेटी यानी इनके मेंबर का, कमेटी तो परमानेंट रहेंगी, इनके मेंबर 1 साल बाद रिटायर हो जाएगा, दूसरा मेंबर आ जाएगा उसकी जगह में, समझो। अच्छा ठीक है, 30 मेंबर कहाँ से बनाया जाता है, लोकसभा से लेके, ये समझ आ गई बात। इनका काम क्या, एस्टिमेट कमेटी का काम सुनिए। देखिए, सरकार बजट लेके आती है, बजट में बोलती है कि भाई ऐसे ऐसे हमें ये खर्चा करना है, बजट में वोट होती है, वो बजट बन भी जाता है, ठीक है, बन ही जाएगा यार, सरकार पावर में है तभी तो, मतलब सरकार के पास बहुत सारे MP हैं तभी तो वो पावर में है, तो उनकी सारी चीज़ पास तो हो ही जाएंगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बजट पास हो गया। लेकिन अगर बजट के अलावा बजट पास हो गया, बीच में और कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई बीच में, तो उस पैसे के लिए अगर उनको परमिशन चाहिए तो वो पैसे की जो अपनी डिमांड बताएंगे वो उसको चेक कौन करेगा, एस्टिमेट कमेटी, समझ रहे बात को, एस्टिमेट कमेटी बोलेंगे उसको। अरे समझे क्या बात, वो तो चेक करने के लिए खर्चा होने के बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये अगर बीच में कोई खर्चे की जरूरत पड़ गई बजट के अलावा, बजट में जो पैसा मांगा है वो तो ठीक है, उसके अलावा अगर कोई खर्चे की जरूरत पड़ रही है तो किससे कह के कौन चेक करेगा उस रिपोर्ट को, भाई किस लिए खर्चा की, किस लिए जरूरत पड़ रही है तुमको, एस्टिमेट कमेटी। अच्छा, तो एस्टिमेट कमेटी ये काम करती है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो है, इनका काम ये, जो पब्लिक अंडरटेकिंग है, PSU जो है, बैंक है, भेल है, और जितने भी PSU हैं कुल मिला के, PSU समझते हो ना, PSU भाई, जैसे बैंक है यार, वो PSU होते तो ये बैंक है एक तो, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भेल तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है, और एक HAL है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सब PSU तो हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिनमें पब्लिक का मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होती है एक तरह की। अच्छा देखिए समझिए, उसको आपको पता चल गया, पब्लिक अकाउंट कमेटी 22 मेंबर थे, इसमें 30 थे एस्टिमेट में, और पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इसमें कितने, 22, 15 लोकसभा 7, तो 22 वाले केस में एक चीज़ याद रखो, 15 + 7 ही होता है, ठीक है, और एस्टिमेट कमेटी में पूरे के पूरे 30 हैं यहाँ से। अच्छा, ये किस लिए, ये स्पेशली PSU की जो रिपोर्ट आती है, वही कैग की रिपोर्ट, कैग ही भेजेगा, कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है अपना, वही ऑडिट करके भेजेगा अगर PSU की रिपोर्ट को चेक करना है यहीं से। लेकिन इसका जो वो होता है, मतलब वो रूलिंग पार्टी से ही चुना जाता है। अच्छा, जैसे हमने आपको बताया था पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, कुछ और देख लो, जैसे कैग ने प्रेसिडेंट को दी, पार्लियामेंट के सामने रख दी, फिर उसको चेक करेगा, चेयरमैन अपोजिशन से होगा। अच्छा, 1 साल का सबका टर्म है, ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है, किस लिए, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती है पैक, कोई मिनिस्टर इसमें आ नहीं सकता, ये बता दिया। हाँ, इसका ये देख लो, इसको ट्विन सिस्टर बोला जाता है, मतलब जो पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे पहले जो बताई थी, इसकी एस्टिमेट कमेटी की, जो एस्टिमेट कमेटी इसमें 30 मेंबर होते हैं सब लोकसभा से, वो और पब्लिक अकाउंट कमेटी दोनों के दोनों क्या है, जुड़वा बहनी है, ऐसा बोला जाता है। अच्छा, स्पीकर अपॉइंट्स द चेयरमैन, स्पीकर चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं, ये चेयरमैन बनेगा, और कहाँ से करते हैं, अपोजिशन पार्टी, इसको आपको बताइए। एस्टिमेट कमेटी बताई थी मैंने दूसरे नंबर पर, कोई भी MP राज्यसभा से नहीं होता है इसका, 30 MP होते हैं सारे लोकसभा से। अच्छा, ये सब आपको बता दिया। कुछ और कमेटी भी होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कुछ होती हैं 24 कमेटी होती हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, DRSC बोलते हैं इनको, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, रक्षा मंत्रालय, इन सब के लिए 24 कमेटी होती है। कितने कितने मेंबर होते हैं, 31 मेंबर होते हैं सब में, और कितने, 21 + 10 का रेशो है, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। इनको चुना नहीं जाता। बाकी की 3 कमेटी जो मैंने बताई वो सब कैसी हैं, इलेक्टेड हैं, चुनी हुई हैं, चुने हुए लोग आते हैं, मतलब उन लोगों में वोटिंग होती है, चुन लेते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम से। लेकिन जो डिपार्टमेंट रिलेटेड जो कमेटी हैं वो नॉमिनेट की जाती हैं स्पीकर और चेयरमैन। स्पीकर और चेयरमैन क्यों बोला मैं, दोनों क्यों बोल दिए भाई, लोकसभा से भी मेंबर हैं और राज्यसभा से भी मेंबर हैं, तो लोकसभा से जो मेंबर इस कमेटी में रहेंगे उनको स्पीकर बता देंगे, राज्यसभा से जो रहेंगे बता देते हैं वो स्पीकर ही, ठीक है।
अब एक और बताओ, सारी की सारी पार्लियामेंट्री जो कमेटी उनका भाई भली चुनाव हो रहा हो चाहे नॉमिनेट हो रही हो, उनको बनाया किसने, अपॉइंट तो उनको स्पीकर ही कर रहा है ना, स्पीकर ऑफ लोकसभा ही तो कर रहा है। तो वो सारी की सारी कमेटी अपनी रिपोर्ट किसको देंगी, स्पीकर को देंगी, प्रेसिडेंट को नहीं देती है। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है यूपीएससी। अच्छा, कमेटी कैन हैव सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट बोलते हैं ऑफिस को, हर कमेटी का अपना एक ऑफिस हो सकता है। ये सारी चीज़ों पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए लिख के लाया हूँ कि पार्लियामेंट्री कमेटी कैन नॉट हैव सेक्रेटरीट। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलत है, बिल्कुल ऑफिस हो सकता है हर कमेटी का अलग अपना। फिर होती हैं कुछ और कमेटी, एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको। ये हो गई 3 तो फाइनेंशियल कमेटी बताई थी मैंने आपको, और 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी बताई थी। फाइनेंशियल कमेटी चुनी हुई थी, ये नॉमिनेटेड थी। उनमें कैसे मेंबर थे, पीएसी 22 मेंबर 15+7, एस्टिमेट कमेटी 30 पूरे लोकसभा से, और उसके पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए जो कमेटी थी उसमें भी 22 थे 15+7। डिपार्टमेंट रिलेटेड जो 24 कमेटी थी उनमें कितने थे, 31, 21+10। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सब पूरी बात। ठीक है जी, आगे की बात देखते हैं। कुछ कमेटी हैं, जैसे एक कमेटी होती है, मैंने कल परसों ही लिखी थी नोट्स में, कमेटी ऑन प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब मैंने आपको भी बोला था कि जो उनको फ़ायदे मिले हुए हैं, जो अधिकार मिले हुए हैं, किसको, एमपी को, उनका अगर वो हनन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके लिए उसको चेक करने के लिए अलग से वो बनाई हुई है। अपने अधिकारों का गलत फ़ायदा उठाते हैं अगर कोई भी एमपी, तो उसको बोलते हैं कमेटी ऑन प्रिविलेज। अब देखिए, लोकसभा के एमपी के अधिकार अलग है, राज्यसभा के एमपी के अधिकार अलग है। ठीक है, तो अलग अलग फ़ायदा भी अलग तरह से उठा सकते हैं वो, इसलिए दोनों की एक कमेटी नहीं होती। जैसे अब बाकी सब कमेटी आपने पढ़ा होगा, सभी एक जैसी कमेटी है। ठीक है, तो इसलिए इनकी कमेटी कैसी है, अलग अलग है। कमेटी ऑन प्रिविलेज अलग अलग है, लोकसभा के लिए अलग है और राज्यसभा के लिए अपनी अलग अलग होती हैं। इसमें कितने मेंबर होते हैं, 15। इसमें कितने मेंबर होते हैं, 10 मेंबर। इसलिए वो क्या चेक करने के लिए होती है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, कहीं जो प्रिविलेज है उसका ब्रीच तो नहीं हुआ है, ब्रीच मतलब उसका हनन तो नहीं हुआ है। एक और कमेटी होती है जो अलग अलग होती हैं, मैंने देखो ऐसे कोने में इसलिए लिखी है क्योंकि पहले नोट्स में ऐड नहीं था, मैं ऐसे टाइम टाइम करता रहता हूँ। एक कमेटी को बोलते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। देखिए, बिजनेस होता है पार्लियामेंट के जो रूल्स और रेगुलेशन है वो सही से चलते रहे, रूल्स के हिसाब से चल रही है कि नहीं संसद, उसके लिए होते हैं। तो आपको देखिए, लोकसभा के अपने अलग रूल हैं, राज्यसभा के अपने अलग रूल हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी कैसी होती है, अलग अलग। लोकसभा में की अलग बनती है, राज्यसभा की अलग। 15+11 आपको याद रखना है, केवल 2 ही कमेटी होती हैं जो अलग अलग बनती हैं, प्रिविलेज कमेटी और ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये दोनों अलग बनती हैं। दोनों को मैंने कारण बता दिया आपको। उसमें 15 थे लोकसभा की कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 15, और राज्यसभा वाली में 10। इसमें लोकसभा वाली में 15 और राज्यसभा वाली में 11। इस तरह से आप याद रखोगे तो ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है इसका, चेयरमैन। देखो सोचिए भाई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी रूल्स रेगुलेशन सही से फॉलो नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तो होती है। तो इनका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब लोकसभा के केस में तो स्पीकर बन जाते हैं इसके चेयरमैन, राज्यसभा के केस में इसके चेयरमैन कौन बन जाते हैं, वो जो वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो है राज्यसभा के, वही खुद ही इसके चेयरमैन बन जाते हैं कमेटी के। अच्छा, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। और हाँ, 1-2 कमेटी और होती हैं, इनको देख सकते हो। जैसे 2 कमेटी है लास्ट, देखो बेटा इतनी कोई ज़्यादा टफ है नहीं। इनमें 30-30 मेंबर हैं दोनों में, 20+10 मतलब 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से, 20 लोकसभा अलग नहीं है, एक ही बन जाती है टोटल मिला के, 20+10 30। अच्छा, ये किसके लिए, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC/ST के लिए और एम्पावरमेंट और वुमेन के लिए। क्यों है ये कमेटी, भाई आपको पता होना चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी है और नेशनल कमीशन फॉर ST एंड ST भी है। तो जो नेशनल कमीशन फॉर ST या नेशनल कमीशन फॉर ST जो है उसकी रिपोर्ट को कौन एग्जामिन करेगा, ये वाली कमेटी चेक करेगी। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो अपनी रिपोर्ट देगी उसकी रिपोर्ट को कौन चेक करेगी, ये वाली कमेटी चेक करेगी। मेरे ख्याल से ये बहुत क्लियर सी चीज़ है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। दिमाग में होना चाहिए कब चुना जा रहा है, कब नहीं चुना जा रहा है, कितना टर्म में कोई मिनिस्टर किसका पार्ट नहीं बन सकता, सब आपको कुल मिला के पता होना चाहिए। ठीक है जी, बात करें पार्लियामेंट्री मेजोरिटी। अभी आपको मैं बोल रहा था, जब से कभी बोलता हूँ स्पेशल मेजोरिटी, कभी बोलता हूँ इफेक्टिव मेजोरिटी, कभी बोलता हूँ सिंपल मेजोरिटी। 1 मिनट में आपको याद हो जाएगी ट्रिक कैसा, मतलब ट्रिक क्या है, नॉर्मल से उससे बताऊँगा इस तरह से मैं कि आपकी समझ आ जानी चाहिए कि क्या होती है मेजोरिटी। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री मेजोरिटी देखा जाए तो 4 तरह की होती हैं, 5 तरह की होती हैं, पर हम कैसे पढ़ेंगे, 2 फिर 2 फिर 1 ऐसे। 2 क्यों, क्योंकि इन दोनों में 50% और 50% है। नाम क्या है इनका, सिंपल और एब्सोल्यूट। अंतर क्या है, अगर 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने प्रेजेंट हैं उसका 50% की अगर मेजोरिटी है, उसके आधे ने वोट कर दिया तो पास हो जाएगा कोई चीज़ है। ठीक है, उसे बोलते हैं नॉर्मल, मतलब सिंपल मेजोरिटी। अच्छा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसे बोलते हैं,
50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, जितनी भी हाउस की टोटल मेंबरशिप है उसका 50%। टोटल कितने 543 मेंबर है, उसका 50%। समझ रहे हो क्या बात को? अच्छा। तो कुल मिला के सिंपल और एब्सोल्यूट एक तरफ रखो, ऊपर रखो सिंपल प्रेजेंट 50% ऑफ प्रेजेंट वोटिंग, और फिर रखो एब्सोल्यूट 50% ऑफ टोटल। मतलब 50% आधे में जो काम हो रहा है वो सिंपल और एब्सोल्यूट में हो रहा है। दो केस अलग अलग बता दिए। प्रेजेंट वर्क का आधा आधा, मतलब अगर प्रेजेंट वाले का 50% तो ये है और नहीं तो ये है। ये कब कब काम आती है सिंपल मेजोरिटी? ऑर्डिनरी बिल किसी को पास करना है, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, राष्ट्रपति शासन लगाना है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है, नॉर्मल सारे काम जो है ज़्यादातर सिंपल मेजोरिटी से ही होते हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी कब काम आती है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहीं काम नहीं आती, एक ही जगह काम आती है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता होगा गवर्नमेंट के लिए हम बोलते हैं कि 272 का जादुई आंकड़ा जिसको मिल गया, जिस सरकार को वो बन जाएगी सरकार। टोटल 543 होते हैं, 543। इसका आधा करना है बेटा, क्या आएगा? इसका आधा आएगा 271.5। ये इसका आधा आया है। हमने बोला 272, तो किसी को 272 का सीट मिल जाती तो अपने आप ही उसकी मेजोरिटी प्रूव हो जाती। कुल मिला के 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ हो गया ना। तो कुल मिला के एब्सोल्यूट मेजोरिटी किस लिए चाहिए? सरकार बनाने के लिए लोकसभा में, जो किसी से मोदी जी की बनी हुई है। 272 से ज़्यादा ही उनके पास सीट, तो इस बार तो 300 से भी ज़्यादा अकेले बीजेपी की आ गई, 303 सीट। ठीक है, अब आप देखो सिंपल एब्सोल्यूट एक तरफ पढ़ दिया। अब दूसरी तरफ देखो, एक होती है स्पेशल, दूसरी होती है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इन दोनों केसों में बस वही है, उसमें 50% था, इसमें 50% की जगह 2/3 हो गया है। उसमें आधा था, इसमें 2/3 हो गया है बस। बाकी सब काम 2/3 ऑफ किसका? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग का, और इसमें क्या है 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप का। समझ रहे हो बात? इस तरह याद रखो, सिंपल एब्सोल्यूट, और एक ही तरफ रखो स्पेशल और इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट किसके? आर्टिकल 61 के तहत होता है, मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट का। लेकिन इस स्पेशल मेजोरिटी या जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में काम आती है स्पेशल मेजोरिटी, तो मैंने आपको बोला था जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला था किस तरह से होता है, 2/3 ऑफ मेंबरशिप। लेकिन ऐसा नहीं कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग है तो 50-60 लोग बैठे होंगे उनका 2/3 नहीं, कम से कम 50% ऑफ टोटल से ज़्यादा तो होना ही चाहिए। तो कुल मिला के 50% ज़्यादा तो आनी चाहिए वोट। अच्छा, किसके काम आती है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के काम आती है, रिमूवल ऑफ जज के काम आती है, क्या के काम आती है। और मैंने आपको बोला था ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल जिससे फेडरल स्ट्रक्चर या स्टेट की लिस्ट में कोई फर्क पड़ रहा है, ऐसा कोई बिल है, उस केस में क्या होगा भाई साहब? उस केस में एक सिंपल सा काम होगा। उस केस में ये होगा कि आदि राज्यों की विधानसभाओं से भी वो बिल पास होगा 2/3 के साथ। और इसी जगह इम्पीचमेंट जो टफेस्ट मेजोरिटी जिसे बोलते हैं, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, 543 का 2/3, 362, और 243 जो राज्यसभा में है उसका, कुल मिला के कितना हो गया? 164। समझ रहे हो बात को? इतनी मेजोरिटी, सबसे टफेस्ट मेजोरिटी बोलते हैं इसको। फिर होता है एक 5वीं आती है इफेक्टिव मेजोरिटी। ऐसा काम किसी वैसे बिल में नहीं है, इसका काम पार्लियामेंट के एक काम में है। बताता हूँ कैसे। देखिए, अगर पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन या स्पीकर, इनको अगर कहीं से हटाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, इन सबको अगर हटाना है तो किस तरह से हटाया जा सकता है? इनको हटाने के लिए कि ये काम आती है, तो हम क्या देखते हैं, 50% मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है? जैसे किसी एमपी का देहांत हो गया, किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो लोग सोचते हैं कि 543 ही बैठे हुए हैं अभी के टाइम पे। देखिए, कोई एक आध का देहांत हो सकता है, कोई बीच में कुछ और हो सकता है, कुल मिला कुछ सीट खाली हो जाती है ना, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ को बोलते हैं, जो असली स्ट्रेंथ है। जैसे बचे हुए मान लिया 538 बचे हुए हैं, उनका 50% देखा जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। इसे हटाने के लिए किस का यूज है? रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन, कुल मिला के डिप्टी चेयरमैन जो होता है, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए, और वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, इन 3 के लिए होती काम। लेकिन मैंने लिखा है इन लोकसभा सिंपल। इसका मतलब है अगर लोकसभा केस में केवल सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको याद हो तो आपको एक चीज़ बताई थी। देखो, अब समझे, जब मैंने यहाँ पे लिखा था कि लोकसभा के अगर स्पीकर को रिमूवल करना है 14 दिन का नोटिस देके, हाफ ऑफ द प्रेजेंट स्ट्रेंथ इफेक्टिव मेजोरिटी, अलग से लिखा है मैंने। इसका मतलब यही है कि लोकसभा के स्पीकर को हटाना है। इफेक्टिव मेजोरिटी इसलिए बोल रहे हैं कि जो प्रेजेंट की जो स्ट्रेंथ है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा की जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है उसको, मतलब बैठे हुए नहीं, कुल मिला के इफेक्टिव जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की उसका आधा। कोई अगर खत्म हो गया उसे नहीं गिन रहे, बाकी सबका आधा, तब जाके स्पीकर हटता है।
अब देखिए कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोशन और रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन और मोशन समझिए। मोशन क्या होता है? एक डिवाइस होता है किसी मैटर को उसमें उठाने का तरीका। कोई चीज़ अगर उसमें उठानी है, कोई चीज़ उसमें बोलनी है, उसको बोलते हैं मोशन। मोशन एक प्रपोजल होता है, रेजोल्यूशन बोलता है जब वो पास हो जाता है, उसी को रेजोल्यूशन बोल देते हैं कि ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। मोशन पहले जो प्रपोजल दिया है, किसी चीज़ का प्रस्ताव रखा है, वो बोलते हैं मोशन। कई तरह के मोशन होते हैं, एडजेंट मोशन, ठीक है, सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, बहुत तरह के मोशन होते हैं। आप एक दो मोशन समझिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब है कि जैसे सर किसी को लग रहा है एमपी इधर उधर खरीद लिया या कुछ कर दिया किसी दूसरी पार्टी ने और बोला, फिर वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन को क्या क्यों लाते हैं? ऐसा बोलते हैं कि भाई हमें, जब कोई अपोजिशन का एमपी ये बोल देता है, इसको अपोजिशन वाले एमपी के द्वारा लाया जाता है। वो बोलता है कि भाई हमें ही लगता है कि सरकार के पास अब कॉन्फिडेंस बचा है, मतलब सरकार के पास इनफ सीट है सरकार बनाने के लिए, 272 का जो जादू आंकड़ा है वो है। तो फिर नो कॉन्फिडेंस जब मोशन आया तो दोबारा वोटिंग होती है और सरकार को अपना कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है कि नहीं हमारे पास 272 सीट हैं, तभी उनकी सरकार बची रहेगी। वरना अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया कि अगर उनके पास नहीं हुए अगर 272 सीट, तो ये समझ लेना मतलब उनके पास अगर नहीं रहे 272 तो सरकार गिर जाती है। अभी तक 4 प्रधानमंत्री हैं, मोरारजी देसाई, HD देवगौड़ा, VP सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से इनकी सरकार गिरी है। लोग सोचते हैं जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी आया नहीं, आया था उनके खिलाफ। जब 1963 में चाइना वाला वॉर अपन हार गए थे, तब उनके खिलाफ एक JB कृपलानी नाम के MP थे, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, लेकिन वो पास नहीं हुआ था क्योंकि लोग, नेहरू जी के पास काफ़ी सीट्स थी उस वक्त, तो वो पास नहीं हो पाया था। ऐसे ही बताया। JB कृपलानी कौन है उनके बारे में आपको बता दूं। आपको पता होना चाहिए जब भारत आज़ाद हुआ था तो जब मांग उठने लगी थी कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, सबसे ज़्यादा जिसके पक्ष में वोट आई थी वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। दूसरे नंबर पर किसके पर आपको लगता हुआ दूसरे नंबर पर नेहरू जी के लिए आई थी? नहीं, दूसरी जो चॉइस थी लोगों की वो थी JB कृपलानी, लेकिन गांधी जी के कहने पर उन्होंने अपना वो वापस ले लिया, मैं नहीं बनना चाहता, और नेहरू जी को बना दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन समझ आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस हर कोई लेके आ जाएगा बार बार, हर चीज़ से कोई बोले कि इनका कॉन्फिडेंस गिर गया है, बार बार प्रूफ। इसको लाने के लिए कम से कम 50 मेंबरों के साइन होने चाहिए कि जो MP लेके आए वो बोले 50 से साइन करवा के भाई साहब नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं हम, ठीक है। अभी कैसे लाएगी? फिर अभी तो सरकार ला ही नहीं सकती, अपोजिशन है कांग्रेस, ले दे के 53-52 तो सीट जीती, सब कुछ साइन करवा के फिरेंगे क्या? मतलब 100-200 ही हो तो क्या ला, मतलब बहुत बेकार स्थिति में है अपोजिशन यार। अपोजिशन को भी बने रहना चाहिए, अपोजिशन के डर से ही सरकार अच्छी काम करती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अपने जो अपोजिशन पार्टी है वो कुछ ज़्यादा उंगली भी कुछ ज़्यादा ही करती हैं। चले देखिए मेन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। सेंसर मोशन कैसे बोलते हैं? मैंने इधर लिखा हुआ है, इसमें बारे में कॉपी में लिखा है, बस एक टर्म लिख दी है। सेंसर मोशन भी इसी तरह का होता है, इसे भी 50 लोग ही लेके आते हैं सेम, लेकिन एक अंतर है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए लाने के लिए कोई रीजन नहीं देना पड़ता, लेकिन सेंसर मोशन अगर लाया तो उसमें लिखना पड़ता है कि हम इस वजह से। सेंसर मोशन होता है किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, किसी मंत्री ने ऐसा कोई काम कर दिया है कोई गलत, या कोई एक साथ पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई गलत काम कर, तो कुल मिला के नो कॉन्फिडेंस मोशन है पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाता है कि इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। और सेंसर मोशन किसी एक MP या काउंसिल मिनिस्टर सबके खिलाफ लाया जा सकता है। 50 मेंबर इसके लिए भी चाहिए। ये किसी काम की बुराई करने के लिए, ये बस सीधे के सीधे यही बोलने के लिए कोई इनके पास कॉन्फिडेंस है ही नहीं। ये पास हो जाए सरकार गिर जाती है, ये पास हो जाए तो सरकार गिरती तो नहीं, लेकिन बहुत शर्म की बात होती है कि भाई किसी मंत्री ने कोई गलत काम किया है। मैंने आपको बताया आर्टिकल 75 में जब प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, उसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसे अपनी मेजोरिटी, अपना बहुमत लोकसभा में बना के रखना है, तभी तक वो पावर में रहेंगे। अगर जिस दिन उनके बहुमत कम हो गया उस दिन उनकी सरकार गिर जाएगी। इसलिए बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट नहीं है, टू लोकसभा है, केवल एक ही हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो। अच्छा, ये बेसिकली हो चुका। अभी मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताने वाला हूँ, उस चीज़ के बारे में बताऊँगा। वैसे ज़्यादातर ये लेक्चर खत्म हो गया है, अब ये लेक्चर बचा है बस 10 मिनट का। उसके बारे में उसमें हम किस बारे में बात करेंगे? अभी आपको पता होगा कि बजट आया है, तो बजट किस तरह से पास होता है, और जो 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमेटी थी, मैंने आपको सब कमेटी का काम बता दिया, इनका कोई काम ही नहीं बताया। इनका काम देखिए, इनका काम बजट के टाइम पे आता है, तो इसके बारे में अपन जान लेते हैं।
सो इसमें हम देखने वाले हैं बजट के बारे में। बजट किस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 112। क्या बजट शब्द कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी हुआ है कि नहीं? नहीं, बजट कहीं लिखा हुआ। बजट की जगह क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 112 में लिखा हुआ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझ रहे बात को? कि वार्षिक वित्तीय विवरण ऐसा बोलते हैं इसको। बजट तो हमने बना लिया अपनी मर्जी से आर्टिकल 112 में। तो आपको याद होना, ऑर्डिनरी बिल जो था एक आर्टिकल नंबर 107 में था। मनी बिल की डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 110 में थी। फाइनेंशियल बिल आर्टिकल नंबर 117 में था। और कौन था? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 368 में था। वीटो पावर भी थी, वीटो किसी बिल पे लगाने की प्रेसिडेंट लगाते हैं, आर्टिकल नंबर 111 में। बजट का भी आर्टिकल क्या है? आर्टिकल नंबर 112। आज हमने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े। लोक वो राज्यसभा जो है वो ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है, आर्टिकल नंबर 312। ठीक है। अगर पार्लियामेंट किसी स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाना है तो राज्यसभा से बना सकती है, आर्टिकल नंबर 249। बड़े ये सब याद रखो, जब मुझे याद है तुम्हें क्यों नहीं हो सकते याद? ठीक है। बजट का आर्टिकल तो याद रखना ही है, आर्टिकल नंबर 112। अभी बजट पास हुआ है। देखिए, बजट जानने से पहले ना आप समझिए, बजट तो एक स्टेटमेंट होता है। बजट क्या होता है कि इस साल के लिए हम जितना खर्चा करने वाले हैं उसको बताना इतना करेंगे, और उसको मांगना भारत सरकार के खजाने में से, भाई हमें इतना खर्चे की जरूरत पड़ रही है, उसे मांग रहे हैं आप। ठीक है, ये होता है बजट। लेकिन बजट से पहले आपको समझ लीजिए, खर्चे भी कई तरह के होते हैं। खर्चे होते हैं 2 तरह के, और उससे भी पहले आप समझ लीजिए बजट कब आता है। बजट आता है 1 फरवरी को सुबह सुबह। ये कब से आने लगा है? 2017 से। पहले आता था फरवरी के लास्ट में, 27-28 तारीख को के आसपास। लेकिन अभी क्या आता है? फरवरी के फर्स्ट दिन में। समझ रहे बात को? हाँ, समझ रहे हो? अच्छा, खर्चे होते हैं 2 तरह के। पहले खर्चों को देखो, इसमें थोड़ा अंतर है। चार्ज्ड अपॉन CFI। CFI का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो भारत का खजाना उसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। समझ रहे बात को? पहला तो ये होता है चार्ज अपॉन, और दूसरा क्या होता है? चार्ज मेड फ्रॉम CFI। बस मेड फ्रॉम और अपॉन का अंतर है, और कुछ नहीं है। अब इनके अंदर क्या अंतर है? ये ऐसा खर्चे हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट में वोट नहीं की जा सकती, ना उनको डिस्कस किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट खर्चे हैं जिनके बारे में ऐसा नहीं कि अपोजिशन उनके बारे में हाय अल्लाह मचा रहा है कि भाई नहीं ये खर्चा नहीं होगा, ये गलत है, ये वो, ऐसे करके। ये ऐसे ही चार्ज मेड फ्रॉम जो वोटेबल है, जिनके ऊपर वोट भी होगी, डिस्कशन भी होगा। लेकिन ये कैन भी डिस्कस, मतलब डिस्कस तो किए जा सकते हैं लेकिन वोट नहीं होगी। ये खर्चे होंगे ही, बस इतना है। क्या क्या खर्चे हैं ये बताऊंगा कि ऐसे खर्चे क्यों हैं जो हर बार बजट में होते ही हैं। प्रेसिडेंट एमोल्यूमेंट, प्रेसिडेंट के ऊपर जो खर्चा किया जाता है, उनकी सैलरी वगैरह या कुछ भी हुआ। सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और डिप्टी भी आता है इसमें। जो डिप्टी स्पीकर जो है, ये दोनों, इनकी सैलरी वगैरह, इनको क्या पर्क्स मिलते हैं। स्पीकर चेयरमैन जो राज्यसभा के होते हैं। पेंशन ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट। बेटा याद रखना, हाई कोर्ट का जज है, सोचो किसी स्टेट के हाई कोर्ट का जज है, उसकी सैलरी कहाँ से आती है? सैलरी तो उसकी वहाँ से आती है स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन उसकी पेंशन कहाँ से आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने से। ये समझिए, मतलब वो रिटायर होने के बाद उनकी पेंशन कौन देगा? भारत सरकार देगी, लेकिन सैलरी कौन देता है? उनकी राज्य सरकार देती है। अच्छा, एक्सपेंस एंड पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैग। सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज, और कैग मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, और UPSC के जो मेंबर और चेयरमैन है। ये डेब्ट चार्ज, पुराना जो कर्ज है उसको, अगर देश के ऊपर बहुत कर्ज होता है ना, हर देश के ऊपर कुछ ना कुछ होता है, उसके इंटरेस्ट वगैरह चुकाना है। और सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जुडिशियल जजमेंट। इसका मतलब समझिए कि किसी कोर्ट ने फैसला दिया कि इन लोगों को सरकार राहत के लिए 5-5 लाख रुपए देगी। सरकार ने तो फैसला दे दिया, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा ऐसी जगहों से आता है। तो ये सारे के सारे जो काम है, ये कहाँ से आते हैं? चार्ज्ड अपॉन CFI। इसके ऊपर वोट नहीं हो सकती, इनको ना कोई रोक सकता है खर्च होने से। ये सब क्यों है? अब देखिए, तुम देख तो आप समझ तो गए होंगे मैंने जो चीज़ बताई है। ये इसलिए, इससे सरकार सही से काम करे, सरकार किसी को दबा ना सके। प्रेसिडेंट, अब कहीं ऐसा रहो प्रेसिडेंट को हर काम अपने हिसाब से करवा दे। ज़्यादातर काम तो अगर प्रेसिडेंट उनके हिसाब से करते हैं, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर केस देखिए, तो भाई सरकार एकदम दबा के रखे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। बड़ा इस बिल को मनी बिल अगर तूने नहीं बोला ना, क्योंकि आपको पता है जैसे मनी बिल का फैसला प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं, तो तेरी ना सैलरी वगैरह में कमी कर देंगे हम। तो कुल मिला के इनकी सैलरी वगैरह में कोई कमी काटा कुछ किया नहीं जा सकता। पेंशन ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट, इसका मतलब क्या है? हाई कोर्ट के जज की अगर पेंशन तो सरकार से आए, राज्य सरकार से ही, तो राज्य सरकार ये कहे उससे कि भाई देखो, सरकार के कई केस होते हैं ना, दबाव डाले कहीं हाई कोर्ट के जज पे कि चल तुम अभी सर्विस में हो, अब तक सैलरी लो, तो मैं अभी रिटायर करके तुम्हारी पेंशन वेंशन सब कम कर डालेंगे। तो कुल मिला के उसको डर नहीं है कोई भी।
सुप्रीम कोर्ट के जजों को खर्चा, कैग कैग की सैलरी कहाँ, मतलब ये यूपीएससी के मेंबर वगैरह जो होते हैं, कुल मिला के बहुत ही इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इनको, इसलिए ये सब नॉन वोटेबल हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इनको, चार्ज अपॉन CFI। आप समझ गए ना। अच्छा, फिर होता है दूसरा चार्ज फ्रॉम मेड फ्रॉम CFI। बाकी जितने भी खर्चे हैं ना इनके अलावा सब जितने का, ये रक्षा में खर्च होगा, ये इतना हम इस बार ये बजट बना रहे हैं, ये पूरा, ये बजट के 2 तरह के खर्चे होते हैं। अब बजट ये सब हमने खर्चे बनाए हैं, इस साल ये खर्च होगा, आया कहाँ सरकार के पास, ये जैसे ये के खजाने CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये आएगा। ठीक है। एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट के पास होता है 500 करोड़ का। इसे एक एक्ट के तहत बनाया गया था 1950 में, मैंने आपको बताया भी था कि फाइनेंशियल पावर में आता है कि प्रेसिडेंट के पास एक कंटिजेंसी फंड है, एक इमरजेंसी के लिए यूज करने के लिए। उसके बारे में आपको मैं आगे बता दूंगा। तो चलो ठीक है, पहले इसे देखो। बजट बोल दिया उन्होंने, 2 तरह के खर्चे बोल दिए, ये खर्चे हैं। क्या होगा, बजट को सबसे पहले प्रेजेंट किया जाएगा। बजट क्या होगा, पहले प्रेजेंटेशन कब होता है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी 2017 से स्टार्ट हुआ, ये तो मैंने बता दिया इसके ऊपर। लेकिन उस वक्त इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा, बस बजट को प्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट डे और में कोई बजट नहीं होती, बस सुनते हैं सब लोग। अच्छा, आफ्टर बजट की जो स्पीच के बाद है लोकसभा में, इट इज लेट डाउन इन राज्यसभा में दिया जाता है। मतलब लोकसभा में सबसे पहले बजट आया, बजट कहाँ पे आता है, लोकसभा में, उसके बाद उसे कहाँ दिया जाता है, राज्यसभा में। पर एक बात समझिए, अभी तो वोट खैर लोकसभा में नहीं हुई, लेकिन राज्यसभा में तो उसको एंड तक इस पर वोट नहीं होगी। बजट जो पास होगा केवल लोकसभा से ही पास होता है केवल, राज्यसभा तो इसके ऊपर वोट भी नहीं कर सकता, बस बताया उनको भी जाता है फर्स्ट डे। लेकिन फर्स्ट डे वोट कहीं पर नहीं होती, फर्स्ट डे बस सब दोनों जगह बताया ही है। लेकिन बाद में लोकसभा में वोट होगी, लेकिन राज्यसभा में तो बाद में भी वोट नहीं होगी। अच्छा, तो क्या हुआ, प्रेजेंट कर दिया। पहला हुआ जनरल डिस्कशन बोलते हैं पहले डिस्कशन को, दोनों हाउसों में होता है 3 से 4 दिन के लिए। लेकिन इस डिस्कशन में बस बातचीत हो रही है, कोई भी कट मोशन नहीं लाया जा सकता और ना वोट की जाती है। अब ये कट मोशन क्या होता है उसको बताऊंगा, ये बहुत खतरनाक अच्छी है, मतलब देखा जाए तो। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें लिखा हुआ देखो, जनरल डिस्कशन हो चुका है, 3-4 दिन डिस्कशन हुआ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ये वो, अभी लेकिन कट मोशन नहीं आया। स्क्रूटनी बाई डिपार्टमेंटल कमेटी, जो 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी है ना, उनका बजट को चेक करने का काम है कि जो खर्चा ये सरकार मांग रही है वो सही मांग रही है कि नहीं। अब लिखा हुआ, अब नाउ DRSC मतलब डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी डिस्कस एंड एग्जामाइन द डिमांड फॉर ग्रांट। देखिए ग्रांट बोलते हैं कि कितना पैसा आदमी को मिल गया, लेकिन डिमांड क्यों बोलते हैं, उसको जितना पैसा चाहिए। पहले डिमांड होती है, जो पास हो जाती है तो वो ग्रांट बनती है। तो जो उन्होंने ग्रांट के लिए जो डिमांड की है उसको चेक करते हैं, फिर DRSC प्रिपेयर करते हैं और उन्हें अपनी रिपोर्ट देते हैं दोनों हाउसों में। भाई DRSC मिलकर तो दोनों हाउसों से बनी है ना। DRSC में कितने मेंबर होते हैं, सब में 31, 21 + 10 अभी बताया था। वो सबने चेक किया, अपनी रिपोर्ट दी, फिर लास्ट में जो रिपोर्ट दी तब होती है वोटिंग ऑन डिमांड ऑन ग्रांट, तब वोट होगी लोकसभा में, केवल लोकसभा में। बता दी मैंने, राज्यसभा में तो वोट होती नहीं है। आफ्टर वोटिंग डिमांड बिकम ग्रांट, वोट डलने के बाद डिमांड क्या बन जाती है, ग्रांट, कि मिल गया उनको पैसा, कर दो खर्च। ठीक है, सेपरेट फॉर ईच डिमांड, ऐसा नहीं एक ही बार में पूरे बजट में वोट हो गई, नहीं, हर चीज़, रक्षा मंत्रालय के लिए इतने रुपए चाहिए, इसके लिए इतने चाहिए, कुल मिला के बहुत बार वोटिंग होती है अलग चीज़ों पर। इस वक्त होता है मेंबर कट मोशन लाते हैं। मैंने बोला मोशन कोई भी प्रस्ताव रखने का तरीका है, कोई भी काम, तो एक तरह का मोशन होता है कट मोशन। इसे सीख लो क्या होता है। 3 तरह के कट मोशन होते हैं। जैसे किसी अपोजिशन के MP को बजट की कोई खर्चा पसंद नहीं आ रहा, तो 3 तरह के कट मोशन होते हैं, ला सकता है वो। एक तो पॉलिसी कट मोशन, इसका मतलब पॉलिसी को ही कट करना चाह रहा है वो। कुल मिला के अमाउंट टू बी रिड्यूस्ड ₹2 टू लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या है, ऐसा बोल रहा है वो कोई, भाई ये तुमने 10,000 करोड़ जो मांगे, मैं चाह रहा हूँ, मतलब 10,000 का 1 लाख करोड़ ऐसे करके मांगे जाते हैं ना पैसे, किसी चीज़ के लिए 1 लाख करोड़ दे दो, इसके लिए 10,000 करोड़ है इसके। भाई ये बिल्कुल पॉलिसी ख़राब है, बिल्कुल बेकार चीज़ है। कुल मिला के इसको मैं खारिज करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी मांग बस ₹1 रह जाए। कट मोशन लाया, लेकिन ऑब्वियसली वो पास तो होगा ही नहीं, सरकार तो उनकी बनी हुई है, उनके ज़्यादा MP हैं, इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसके पक्ष में वोट ही नहीं करेंगे। ठीक है, कट मोशन तो इसे बोलते हैं कि ऐसा मोशन अगर ये पास हो गया तो उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, उस पूरे 10,000 करोड़ की ₹1 के बराबर। कुल मिला के कैंसिल करवा दिया उन्होंने। फिर दूसरा एक और तरीका है कट मोशन, इकोनॉमी कट मोशन। कोई चाह रहा है इकोनॉमी कट मोशन, मतलब कुछ पैसा कम किया है, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट, वो बोल रहा है कि 10,000 करोड़ की जगह तो 8,000 करोड़ में हो सकता है ये काम, तुम ज़्यादा पैसा ले रहे हो, तो वो चाह रहा है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट मतलब 2,000 करोड़ से इसको कम कर दो। इसके लिए क्या कहलाते हैं, कट मोशन। ये पास हो गया तो अगर वो कम हो जाएगा, लेकिन पास होगा ही नहीं, आपको पता है क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई जो सरकार है उनकी, इसीलिए तो वो ला रहे हैं बजट। उनके पास इतने MP हैं कि वो अपना काम ही करवाएंगे, मतलब कोई भी सरकार दुनिया की। फिर होता है टोकन कट मोशन। इसका मतलब समझिए,
ये किस लिए होता है? देखिए आपको दोनों तरह के मोशन समझ आएंगे। एक तो भाई सिंपल था कि पूरा का पूरा खत्म कर दो, एक था कुछ अमाउंट कम कर दो, फिर तीसरे कट मोशन की जरूरत नहीं पड़ी। तीसरा कट मोशन कम करने का काम नहीं करता, वैसे टोकन काटता है। कितने रुपए का? ये 10,000 करोड़ में से कितने रुपए कम करवाएगा? बस 100 रुपये। बताओ उसको फर्क पड़ेगा क्या? 10,000 या 1,00,000 करोड़ में 100 रुपये कम कर दिए। देखिए एक तो 1 रुपये के बराबर कम कर देता है, एक कुछ बाई स्पेसिफिक अमाउंट, ये इसमें लिखा बाई 100 रुपीज़, और ये क्या है 2 रुपीज़ 1। ये मैंने बहुत हिसाब से लिखा है, ठीक है। 100 रुपये, इसका मतलब क्या है कि अगर आदमी कोई आपत्ति जता रहा है, कोई MP, यार ये तो मैं से कोई ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, अपनी कोई स्पेशल अपील या कुछ भी कोई बात कहना चाह रहा है उस पैसे के ऊपर, उसके लिए लिया जाता है टोकन। इस माने से उसकी बात भी रह गई कि यार तुमने थोड़ी सी तो ये गलती की है, इसको 100 रुपये से मैं चाह रहा हूँ। तो ये स्पेसिफिक ग्रीवेंस, अपना दुख प्रकट करने के लिए बस होता है, ठीक है। 3 तरह के वो मैंने आपको बताए थे, सॉरी 3 तरह के आप बताऊँगा अब। एक तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वही भारत का खजाना। इसमें क्या होता है, टैक्स होते हैं और जितनी भारत सरकार लोन लेती है वो। एक होता है पब्लिक अकाउंट, इसमें डिपॉजिट होते हैं। डिपॉजिट क्या होता है आपको लग रहा होगा, डिपॉजिट बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। पब्लिक अकाउंट होता है जो पैसा आपका बैंक में डिपॉजिट है, और बहुत सारी चीज़ें आपने कई जगह कई सारी चीज़ें डिपॉजिट की हैं। जितने सारे MP भी कुछ पैसा अपने अकाउंट में रखते हैं, बहुत सारे जितने भी डिपॉजिट हैं। मतलब इसके अलावा टैक्स एंड लोन के अलावा जितना भी पैसा वो सब किसमें जाता है, पब्लिक अकाउंट में। इस तरह से याद रख लो। और किसी तरह का कोई टैक्स है जो सरकार ने जो हम किसी आदमी से वसूला है, कहीं किसी भी चीज़ से वसूला है, या कोई लोन लिया है, वो सब किसमें जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड, सरकार का जो खजाना है। बाकी सब पैसा पब्लिक अकाउंट। फिर तीसरा कौन सा, कंटिजेंसी फंड। ये 500 करोड़ का है, प्रेसिडेंट के पास रहता है इमरजेंसी केस में। भाई कि इमरजेंसी केस में पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो आपको पता है कि एस्टिमेट कमेटी चाहिए अगर बजट के अलावा किसी पैसे की जरूरत पड़ रही है। 30 मेंबर की, जिसमें सारे मेंबर कहाँ से आ रहे हैं, लोकसभा से सारे इलेक्टेड है, ठीक है। एक भी मंत्री नहीं है, 1 साल का टाइम है। पूरा का पूरा आपको कितनी बार बोल चुका हूँ मैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है ना, उसको बताएंगे, राज्यसभा से पास करवाएंगे। अगर अर्जेंट किसी जरूरत है 500 करोड़ रुपये तक की, तो कंटिजेंसी फंड से निकाल लो। इसे बनाया गया था बाई एक्ट इन 1950, ठीक है जी। 1950 में इसको बनाया गया था। लेकिन इसको ऐसा नहीं कि कुछ भी कभी भी निकालने का बड़ी, जैसे इसमें 100 करोड़ रुपए निकाले, PM साहब ने कह के निकलवा दिए कि भाई साहब प्रेसिडेंट साहब के यहाँ पे अकाल आ गया है, यहाँ भूकंप आ गया अचानक से, इसमें 100 करोड़। तो जब वो सब समस्या हो जाएगी, जैसे ही पार्लियामेंट की मीटिंग होगी, तो इस बारे में बात होगी कि भाई 100 करोड़ रुपए हमने ऐसे यूज किए थे, उसको पास करवाएंगे दोबारा से उन 100 करोड़ को, और इसको पूरा का पूरा 500 करोड़ दोबारा से बना दिया जाएगा। समझ रहे हो बात? ये था अपना लेक्चर। और यहाँ तक हमने पूरे पार्लियामेंट को बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने कुछ मोशंस के बारे में आपको नहीं बताया। बहुत सारे मोशन होते हैं, बहुत सारे क्लोजर मोशन होते हैं, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, जिलेटिन क्लोजर, वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो इन्हीं में से आ जाएंगे। सब कुछ बता दिया वैसे मैंने ज़्यादातर। समझ रहे हो बात को? कट मोशंस के बारे में बता दिया। कट मोशन तीनों के तीनों आपको याद होनी चाहिए। पॉलिसी कट मोशन में पूरी पॉलिसी को खत्म करना, 1 रुपये कीमत छोड़ देना उसकी। इकोनॉमिक कट मोशन में कुछ स्पेसिफिक अमाउंट से कम करना। टोकन अमाउंट में अब बस ने अपनी दुख सुनाने के लिए बस 100 रुपये कम करवा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 3 तरह का कट मोशन है। ये सब आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट ही लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। कई चीज़ें इसमें लक्ष्मीकांत से भी ज़्यादा डीप है। डीप मतलब देखिए सिंपल ज़्यादा UPSC क्वेश्चन है ना, जिस तरह के आ रहे हैं उस तरह के नोट्स हैं। असली बात ये है ना, UPSC के मेंबर लक्ष्मीकांत पढ़ के बना रहे हैं ना कुछ पढ़ के बना रहे हैं, और एक जनरल जो चीज़ें हैं वो उनको बना रहे हैं। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपके क्वेश्चन इसमें से आ जाएं। तो बस यही था अपना लेक्चर। आपको बहुत डिटेल में पार्लियामेंट को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो बस आपसे यही गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी वीडियो को ना शेयर कीजिए। और ये जो इसमें साफ साफ में लिखा हुआ है, ये मैंने कल ही बनाया था बजट के ऊपर, ठीक है। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सायोनारा। लेकिन हाँ, उससे पहले एक और बात, यहाँ पे आपकी जो पॉलिटी है वो ऑलमोस्ट 70% तो कवर हो ही चुकी है। आई थिंक ज़्यादातर हो चुकी है, 30% के आसपास बची है, 35% ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।